पिछले 10 वर्षों में इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज हुई है ना, वो क्या हुई है मैं बताऊं आपको, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई अवार्ड नहीं है। वो हुई है कहते हैं वॉर कहीं भी हो रहा है यूएस को फायदा होता है उससे। ईरान इराक का युद्ध हुआ तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस। यूएस। हाँ, उसके बाद इराक को ही उसने टारगेट किया केमिकल वेपन्स के लिए और खत्म करवा दिया। करेक्ट। ईरान इराक के युद्ध में ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? इजराइल, इसराइल, करेक्ट। जो आपस में लड़ रहे हैं अभी। पर इजराइल सपोर्ट कर कैसे रहा था? अमेरिका के थ्रू। अमेरिका, क्योंकि इजराइल खुद वेपन्स नहीं बनाता। ये सारे मिले हुए हैं जी। तो हमेशा एक लाइन में बोलता हूँ कि दुनिया में गोली कहीं भी चले, या तो रशिया में बनी होती है या यूएस में बनी होती है। अब वो पहुंचती कैसे है, इसके लिए ही डार्क वेब डिजाइन किया गया है। क्या आप सोचिए कि 5000 मिसाइल्स लेकर हमास बैठा है और इनके पास आयरन डोम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। वो एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाती है। हमारे देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ एक साइबर अटैक को लेकर के? 15 लाख से ज्यादा अटैक हर साल भारत पर होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। सब मिला के, और उसमें से 99.99% हम रोकते हैं। एक आध अटैक आपने कभी न्यूज में सुना होगा, जैसे एम्स का सुना या मुंबई पावर ग्रिड अटैक है। उनको एक बार सक्सेसफुल होना होता है, हमको हर बार। अच्छा, लोगों को लगता है व्हाट्सएप कॉल को हैक नहीं किया जा सकता, यानी सुना नहीं जा सकता, टैप नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है पॉसिबल है? या आपको याद है कि 2019 में एक मेलवेयर आया पेगासस करके, वो आपके आईफोन को पूरा हैक करता था। आईफोन को कैसे हैक करता था? एक मिस कॉल आती थी, और मिस कॉल किस पे आती थी? व्हाट्सएप पे आती थी। सो व्हाट्सएप पे जो लोग कॉल कर रहे हैं, ये मत सोचें कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सोचो किस किस को आपने कॉल किया है और क्या क्या रिकॉर्ड हो रखा है। तो जब ये धुरंधर फिल्म आई तो मेरे से किसी ने ऐसे पॉडकास्ट पे बोला कि आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा फिल्म है ऐसे करके। मैंने कहा पहले तो जिस व्यक्ति ने एक कैंपेन चलाया ये प्रोपेगेंडा फिल्म, वो इतना बड़ा बेवकूफ है। अपने ही देश को डिमीन करके आप क्या हासिल करने वाले, मुझे समझ नहीं। एप्स्टीन फाइल में भी साइबर एंगल था क्या? 70 to 80% जो कंटेंट कॉन्फिस्केट हुआ इसके आइलैंड पर, वो इंक्रिप्टेड था। ओके। जो खुला ही नहीं, जिसके पासवर्ड अभी भी नहीं खुला? अभी भी नहीं खुला, जिसके पासवर्ड है ही नहीं एफबीआई के पास। जो रियल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। पूरा स्ट्रेस क्रिएट हुआ कि इस तरह के लोग ऐसी चीजें करते थे जिसमें वो बच्चों के खा रहे हैं और मार रहे हैं, और हीनियस तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट है। वो तो आया ही नहीं। ये तो आई नहीं पब्लिक डोमेन। आप आएगा कभी? क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसको मारे इसलिए किया कि वो ना आए। पॉसिबल है मोसाद के लिए सारे सीसीटीवी कैमरे हैक करना? बिल्कुल पॉसिबल है। जो सबसे आसान है वो है सीसीटीवी हैक करना। तो अभी जिन लोगों के पास सीसीटीवी कैमराज हैं, वो कैसे पता लगाएं कि मेरा कैमरा हैक्ड है या नहीं है? नहीं दी, उसके पास आईपी कैमरा है तो ऑलरेडी हैक्ड है, मतलब उसका कोई साइन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उसका जो सर्वर है वो चाइना में ही है। तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट आज की डेट में कोई है तो वो चाइना है, और ये करेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम उड़ा देना, व्हाट्सएप क्रैक कर देना, ये सब बड़े आसान हो जाएंगे इनके लिए। कोई भी सिक्योरिटी रहेगी नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भारत के महानतम पर्सनालिटीज में से एक, देश के करोड़ों युवाओं के आदर्श, और आने वाले भारत के जो मतलब जो हमारी अगली जनरेशन है उन सब के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले अमित दुबे जी है, साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी हमारे साथ हैं। और देश में जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, सच में ऑन अ सीरियस नोट, एक बहुत बड़ा नाम। थैंक यू अमित भाई हमारे साथ थैंक यू रौनक, ये पॉडकास्ट करने के लिए। तो पहला सवाल मैं ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूँ। उनकी मौत में, यानी खमेनेई की मौत में, कोई साइबर एंगल भी दिखा? आपको लगता है कुछ था, कुछ हैक किया गया, उनको ट्रैप किया गया और फॉलो करके मारा गया? एग्जैक्टली क्या था? देखिए रौनक, आजकल कोई भी ऑपरेशन, कोई भी साइबर ऑपरेशन, कोई भी रियल वॉरफेयर बिना साइबर एंगल के होती ही नहीं, और बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इस तरह के ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी IRGC, उनके अपने टूल्स टेक्नोलॉजीज इतने पुख्ता हैं कि जितनी बार भी, इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई है इस तरह के अटैक करने की खामनेई पर वो विफल हुए। क्यों विफल हुए? क्योंकि वो टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और उन्होंने वहाँ से उनको मूव कर दिया। इस बार प्लानिंग थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर हुई, क्योंकि इस बार AI का इस्तेमाल हुआ। इस बार जो क्लाउडे प्लेटफॉर्म है एंथ्रोपिक का, वो यूज़ हुआ। और वो करता क्या है? सैटेलाइट इमेजेस, रियल टाइम CCTV फुटेज, सेल टावर इंफॉर्मेशंस एंड ह्यूमन इंटेल, इन सबको एक साथ प्रोसेस करके प्रिडिक्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ होगा, कब कहाँ होगा, किस समय, कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, ये सारे एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद वो डेटा दिया जाता है मिसाइल लॉन्चर को, अब वो रियल टाइम में मूव करके लोकेशन अपनी फायर होता है। बाप रे। और ये इतना प्रिसाइज होता है
अब इसमें एक और स्टेप ऐड किया इन्होंने, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी ईरान के पास अच्छा, कि ये टाइमली। हाँ, क्लाउडे ये- को यूज करके भी किया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन और इनकी एजेंसीज के जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि वहाँ का जो सेल टावर था वो भी डिसरप्ट किया गया। जब ये मिसाइल गई है उस समय आसपास के सेल टावर नहीं चल रहे थे, तो इसका मतलब है कि द ओनली कम्युनिकेशन दे हैड टू चेक, और मे बी सैटेलाइट फ़ोन भी ना चल रहे हों, लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम था कि वो 5 मिनट या 3 मिनट के लिए वहाँ पर सारा कुछ ब्लॉक था। मामला तो 30 सेकंड में भी हो जाता। करेक्ट। तो ये तो आप ये कह रहे उसको ब्लॉक करने का भी एक मतलब स्टेप होगा कि पहले सारी चीजें ब्लॉक करो। सीसीटीवी तो कहते हैं 1.5 साल से हैक था ईरान का, सारे सीसीटीवी सारे सीसीटीवी, और उनके जो किसने, footage- मोसाद ने हैक किया था? मोसाद ने हैक किया था, और उनके पास फुटेज जा रहे थे, और उसी बेस पे बहुत सारी उनकी पहली वाली प्लानिंग भी हुई है। जब आपको पता है हमास में जब वो ब्लास्ट हुए थे, पेजर ब्लास्ट, तो जो पेजर ब्लास्ट भी जो ऑपरेशन था वो 2 साल पुराना ऑपरेशन था, वो एकदम से नहीं हो सकता था, क्योंकि पेजर को इस तरह से इन्फ्यूज करना, उसके अंदर जो बैटरीज हैं वो एक्चुअली बॉम्ब ही थे, और वो पेजर जो कंपनी बनाती थी वहाँ से उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देना कि जब वहाँ से ट्रिगर करेंगे तो सारे पेजर एक साथ ब्लास्ट करेंगे। पेजर दूसरी चीज से जो फटी थी। यस। तो ये सारे ऑपरेशंस बहुत सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होते हैं। तो ये बताइए ना कि ईरान के आप कह रहे हैं कि सारे कैमरेज जो थे वो हैक किए थे मोसाद ने, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने क्लाउडे जो प्लेटफॉर्म है एआई को, उसको 4 फीड्स दिए जो रियल टाइम सीसीटीवी फुटेज थे, और पहले से भी, क्योंकि होता क्या है, प्रिडिक्शन करना तभी पॉसिबल होता है जब उस व्यक्ति के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा डेटा पता है। और फिर सैटेलाइट रियल टाइम इमेजेस कि अभी क्या हो रहा है, सो वो फुटेज, सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन इंटेल, नेटवर्क के मूवमेंट्स, जब हम किसी व्यक्ति को ट्रैक करते हैं तो सिर्फ व्यक्ति को ट्रैक नहीं करते, उसके आसपास जो लोग खास लोग होते हैं ना, उसके बेस पर एक्यूरेसी इंप्रूव की जाती है। कि अगर ये आदमी जा रहा है तो ये तो जा ये रहा तो होगा। जाता ही है, और ये इस सिचुएशन में तो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग भी बदलते रहते हैं, वहाँ पर भी ये डायनेमिज्म रखा जाता है, और ये हर वीआईपी की सिक्योरिटी में होता है कि एक ही तरह के लोग बार बार ना जाएं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं बदल पाते, जिससे कि पैटर्न ब्रेक हो। जिससे पैटर्न ब्रेक हो। तो ये इतना लंबी प्लानिंग के साथ हुआ कि तभी एक्यूरेट, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन बाय इजराइल। इस इतना कर पाना, और क्योंकि ये कोशिश जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कर रहे थे, पर कभी भी नहीं कर पाए। इस बार एआई ने हेल्प किया उसको इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज करने के लिए, क्योंकि पहले ह्यूमन डिले आ जाता था। जब तक ये लोग कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करते थे लोकेशन और पैटर्न, तब तक बहुत डिले हो जाता था और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। इनफैक्ट जब हमास ने भी जब मिसाइलें छोड़ी इसराइल के ऊपर, 5000 मिसाइल्स, वो भी उससे पहले भी एक साइबर अटैक हो चुका था इसराइल पर। क्योंकि आप सोचिए कि 5000 मिसाइल्स लेकर हमास बैठा है, और इनके पास आयरन डोम है जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, वो एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाती है। तो ये इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि इनको पता था हमास को कि इसराइल का इस टाइम पर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच अपडेट होगा जिसकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, या ये कराया गया हो। ये भी हो सकता है कि वो चीज़। तो आप ये बोले हमास को ये पहले से पता था कि इस टाइम पे शायद इसराइल में सिस्टम अपडेट हो रहा होगा या कुछ तो लैग होगा कि वो 5000 मिसाइल हमास इसराइल पे मारे, उसको मालूम था, इंटेल थी उनको। इतनी नंबर ऑफ मिसाइल्स रेडी करके बैठना और एक साथ दागना बिना प्लानिंग के नहीं होता, मतलब क्योंकि और सिस्टम अपडेट तो हर जगह ही होता है, हर जगह IRCTC है कि 11:30 से 12:30 बुकिंग नहीं होगी, कई बार फोर्स्ड भी होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है मोसाद के लिए सारे CCTV कैमरे हैक करना? बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे वो इंटरनल कैमराज हो या ट्रैफिक सिग्नल पे हो, मॉल में हो, ये पॉसिबल है? सीसीटीवी के लिए तो मैंने जो भारतीय एजेंसीज हैं उनको भी आगाह किया था, और शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बात डिस्कस की थी कि जो सबसे आसान है वो है सीसीटीवी हैक करना। तो अभी रिसेंटली जो CCTV कैमरे बैन हुए हैं वो आपकी वजह से तो नहीं हुए? हो सकता है कि उस बारे में संज्ञान लिया गया हो, क्योंकि मैंने चाइनीज सीसीटीवी पे ही सवाल किया था, क्योंकि कोई भी ऐसा आईपी कैमरा जो है, चाहे वो वाईफाई कैमरा हो या किसी भी तरीके से आपको मोबाइल ऐप या किसी के थ्रू कैमरे का एक्सेस दे रहा है, तो पहले वो कैमरे का डेटा किसी सर्वर पर जाता है, फिर वहाँ से आपके डिवाइस पर आता है। अब वो सर्वर नॉर्मली लोग फ्री यूज़ करना चाहते हैं, तो वो चाइनीज सर्वर होते हैं, वो डिवाइस के संग फ्री दे देते हैं, कहते हैं ये आप सर्वर होगा और ये क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और आपको एक्सेस मिलेगा। तो घरों में जितने वाईफाई कैमरे लगे हैं सबके फीड चाइना जाते हैं, सबका जो रूट है वहीं से होके आएगा, क्योंकि इंडिया में कोई वाईफाई कैमरे का सर्वर सेटअप नहीं किया गया है।
अभी इतना बड़ा रिस्क है, 1,500-2,000 में कैमरा मिल जाता है, कोई भी ले लेता है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देता कि ये डेटा बाहर भी जा रहा है, और जो बहुत सेंसिटिव डेटा है, खास तौर से जो लोग इस तरह के कैमरे लगा रहे हैं वो कई बार ऑफिसेज में, सरकारी कार्यालय में भी लगाते हैं, वो डेटा भी जाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और आजकल जो फेशियल रिकग्निशन पावर है वो इस चीज़ को और इन्हांस कर देती है। करेक्ट। तो जो हिकविजन और टीपी लिंक के कैमरेज अभी बैन किए गए, इस वजह से किए गए क्योंकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा चाइना बेस्ड, तो ना सिर्फ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, सब कुछ कंप्लीटली चाइना के कंट्रोल। तो इजराइल ने क्या ये रिवील किया कि ये ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ, कि कैसे खमेनी की मूवमेंट क्या थी, या आप लोगों ने क्या एनालाइज किया उसको? देखिए, कोई भी एजेंसी कभी रिवील नहीं करती अपने ऑपरेशंस, वो OTT पे अलग आता है, मतलब वो हाँ कहानी है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ऐसे होता है, कभी नहीं होगा। और जो भी आपने इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, वो भी अनऑफिशियल सोर्सेज से मिलती है। तो आप अनऑफिशियल सोर्सेज में बताइए। अनऑफिशियल सोर्सेज ही होते हैं सर, जैसे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे पहले से ही थी। अच्छा। हाँ, कि ये CCTV फुटेज जो लीक हुए हैं ईरान के या उधर के अलग सोर्सेज के, उन्होंने उसके लिए काउंटर मेजर भी लिए होंगे, लेकिन ये हिंट था कि इस हद तक कंप्रोमाइज्ड है सिस्टम, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ तक होगा क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें, अभी एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी कि सिक्योरिटी के लिए जो कैमरेज होते हैं कि उसको रियल टाइम ना करके डिलेट फीड कर देते हैं वो लोग, उससे थोड़ा सा कोई यदि इस तरह का ऑपरेशन है तो वो इफेक्टिव नहीं होता। इजराइल उसके लिए भी तैयार था, उसको ये भी पता था कि यहाँ इन कैमरे से डिलेट फीड आ रही है, ये इन कैमरे पर इस तरह के ऑफस्केशन लगाए हैं। ऑफस्केशन होता है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों की को वो ऑफस्केट कर देगा, उनको गायब कर देगा, नहीं दिखाई देगा या उनको ब्लर कर देगा, इस तरह की प्रोविजंस भी थे। लेकिन जितना हम जेनरिक सिस्टम से एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करते हैं उतना और आसान हो जाता है उस व्यक्ति को ट्रैक करना, उतना वल्नरेबल हो जाता है। उतना वल्नरेबल हो जाता है। आप भीड़ में रहेंगे, खड़े रहेंगे तो आप बचें, पर मैं आपके लिए VIP सिक्योरिटी लगा दूं तो आप ज़्यादा, तो वो एक रीज़न हमेशा रहता है जिस वजह से अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प मिल जाती है। कितना विंडो था मोसाद के पास, इस पे कोई क्लैरिटी आई है कि भाई यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं और अटैक करो? आप कह रहे हैं 30-40 मिनट था या कितना था? इसमें तो हार्डली 5 मिनट का विंडो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसी महीने में 3-4 बार ऐसा प्लान हुआ था। ओके। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आ रही का हाँ, डिटेल मिला कि भाई इतना विंडो है। इनफैक्ट जब ये स्कूल वाला हुआ ना ऑपरेशन, जिसमें कुछ स्कूल को टारगेट किया गया ईरान में, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्स था इजराइल का वो यही था कि बिकॉज कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये लोग मारना चाहते थे, वो लोग उस बिल्डिंग में गए थे। अच्छा। तो अभी AI क्या है, कई सारे कॉल खुद भी ले लेता है। यदि आपने किसी बंदे को टारगेटेड फीड कर रखा है कि इसको ट्रैक करके कभी भी कहीं भी दिखे और उड़ाना है, तो हो सकता है कि वो एम्पैथाइज ना हो कि उसके बगल में एक बच्चा भी है, उस चीज़ को कंसीडर ना करे। ये खतरे हैं। अभी US ने एक ऑपरेशन किया जिसमें सेम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया गया और उसमें बंदे को एक टारगेट आइडेंटिफाई करके मिसाइल से AI के थ्रू ये डिसीजन करवाना था। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑपरेटर था उसने इस ऑपरेशन को डिले करने की कोशिश की। तो जब ये फीड कर दिया एंड AI वाज रेडी टू ट्रैक एंड फायर, इसने कुछ डिले करने की कोशिश की उसको। तो AI को लगा कि ये जो डिले हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो एडवर्सरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं डिले करने की, तो उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। ओह, मतलब AI हैज़ बिकम सो इंटेलिजेंट कि वो यदि उसको आपने दे दिया कि करना है तो करना है, फिर आप खुद भी कई बार उसको नहीं रोक पाएंगे। फिर एक ऑपरेशन हुआ, भस्मास हो रहा। हाँ बिल्कुल भस्मासुर बनने वाला है। एक ऑपरेशन हुआ जिसमें एक रैली थी कुछ लोगों की और उन्होंने ड्रोन से उसको US के अंदर ही सर्वेलेंस किया और उसके बाद गूगल के संग ये प्रोजेक्ट हुआ। गूगल से कहा गया कि इन लोगों के चेहरे पहचान के इनके पर्सनल डिटेल्स शेयर कीजिए, कौन लोग थे, मतलब एक एक व्यक्ति का ID ये वो सब कुछ। तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ, फिर वो प्रोजेक्ट भी रोकना पड़ा। तो ये बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन जो मिलती हैं उसके बेस पर फिर ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव थ्योरीज डिज़ाइन होती हैं कि यार इसका मतलब ऐसे हुआ है क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है, यही यूज़ हुआ है। सो खुद तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसे ही हुआ है क्योंकि वो ऑफ कोर्स अपनी स्ट्रैटेजीज कभी रिवील नहीं करते कोई। कहते हैं वॉर कहीं भी हो रहा है US को फ़ायदा होता है उससे, तो चाहे वो साइबर लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, ये सही है, ये फैक्ट है। जब 81 से लेकर 89 तक ईरान इराक का युद्ध हुआ तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? US। हाँ, उसके बाद इराक को ही उसने टारगेट किया केमिकल वेपन्स के लिए और ख़त्म करवा दिया। करेक्ट। ईरान इराक के युद्ध में ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? इजराइल।
इसराइल करेक्ट जो आपस में लड़ रहे हैं अभी, हाँ करेक्ट। पूरे टाइम इसराइल ने उसको सपोर्ट किया। ये क्या मिसाइल थ्योरी से। है? ईरान को इसराइल सपोर्ट कर रहा था? हाँ, ईरान को फुल टाइम वो जो 9 साल युद्ध चला है, हाँ अभी कई सारे लोग तो उस टाइम पर नहीं होंगे, 9 इयर्स ईरान इराक वॉर चला है, अच्छा, वो वाले वॉर में आप कह रहे हो 81-89 तक। उसमें पूरा सपोर्ट ईरान का था, इसराइल का था ईरान को। पर इसराइल सपोर्ट कर कैसे रहा था? अमेरिका के थ्रू। अमेरिका के थ्रू, क्योंकि इसराइल खुद वेपन्स नहीं बनाता है। ये सारे मिले हुए हैं जी। और ये चीज लीक हो गई 91 में, ये चीज पब्लिक फोरम में आ गई कि यूएस ने ही दोनों को आर्म्स दिए। तो एक हमेशा एक लाइन में बोलता हूँ कि दुनिया में गोली कहीं भी चले, या तो रशिया में बनी होती है या यूएस में बनी होती है। अब वो पहुंचती कैसे है, इसके लिए ही डार्क वेब डिजाइन किया गया था कि ऐसा ना हो कि सरफेस वेब के थ्रू हम ओपन नक्सलाइट को बेचें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेचें तो एक्सपोज हो जाए। सो वी क्रिएटेड अ डार्क वेब चैनल थ्रू विच वी कैन, आज की डेट में आप नक्सलाइट एरियाज में कहीं भी जाइए दुनिया में, बेस्ट गन्स होती हैं, बेस्ट एमिनिशन है उनके पास, इन टाइम है। तो ये चैनल ऑलरेडी रेडी है जो डार्क वेब के थ्रू यूज होता है। तो अभी जिन लोगों के पास सीसीटीवी कैमराज हैं, वो कैसे पता लगाएं कि मेरा कैमरा हैक्ड है या नहीं है? उसका कोई साइन है, सिग्नल है कुछ? नहीं दी, उसके पास आईपी कैमरा है तो ऑलरेडी हैक्ड है, मतलब उसका कोई साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उसका जो सर्वर है वो चाइना में ही है, आप चेक कर लें। सो इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इंडियन सर्वर हो कि ऐसा इंडियन 90% तो नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी इंडिया में जो बिजनेस मॉडल्स है वो यही है कि वो एज इट इज पूरा प्रोडक्ट लेके आते हैं और बेच देते हैं। तो ये सिस्टम को, अथॉरिटीज़ को, सरकार को नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है? और ये नहीं, गवर्नमेंट डिफेंस में तो पहले से बैन है, डिफेंस में तो ये पहले से चाइनीज राउटर तक बैन है, हर वो डिवाइस जो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है। पब्लिक डोमेन में इसलिए रिस्क आ गया क्योंकि अभी आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके घर तक नहीं है, आप यदि किसी ऐसे पब्लिक उसमें जा रहे हो तो आप भी वनरेबल हो गए ना। करेक्ट। तो इसलिए अब ये कॉल लिया गया कि सीसीटीवी तो कम से कम बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो, क्योंकि ये तो जा ही रहा है डेटा बाहर। फिर तो अभी जिनने लगवाया है वो सीसीटीवी, क्या होगा उनका? फिर हटाना पड़ेगा। पैसा मिलेगा वापस? कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो तो आप खरीद चुके हैं। सरकार को हर्जाना देना चाहिए, मुआवजा तो देना चाहिए सरकार को। ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ, आपने माल ले लिया है। लॉ की बात आप मत बोलिए सर। तो लोगों ने हज़ारों रुपए के कैमरे लगाए, उनका लॉ लग गया। देखिए ऐसा है कि अब हमारे यहाँ भी लगा, ये वही है, ये वही है। हेलो चाइनीज। यही वो आदमी जिन्होंने आपका कैमरा बंद करवाया है। हेलो मिस्टर जिनपिंग, हाउ आर यू? बीजिंग एयरपोर्ट पे अमित दुबे का फोटो है, लापता। दिखते ही सूचित करें। मैं आपको फेस रिकग्निशन और चाइना का जो डेटा कलेक्शन है उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग तवांग गए थे और वहाँ पे बुमला पास गए हम लोग, जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर है। पतले मरगिल्ले से चाइनीज़ सोल्जर्स, दो ही लोग थे वहाँ पे। उन दोनों के पास कैमरास थे, हाई रेजोल्यूशन बड़ा, मतलब आपका जो वो कैमरा होता है। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मल ऐसे ही घूम रहे सब लोग। हर वो व्यक्ति जो कैमरे के रेंज में आ रहा था, 4-5 सीसीटीवी तो लगे थे, वो सबकी फ़ोटो ले रहा है। जो भी, तो जैसे टूरिस्ट थे, टूरिस्ट जा सकते थे वहाँ, पत्थर पे ऐसे लिख के वहाँ पे लोग अपना वो भी करते कि मैं विजिट किया। वो हर आदमी का फ़ोटो ले रहा है और एक एक आदमी का 8-8, 10-10 फ़ोटो ले रहा है। तो हम लोग यहाँ रील बना रहे थे, आइए देखिए दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, कुछ लोग व्लॉग बना रहे हैं। वो चुपचाप सबकी फ़ोटो ले रहा है, सबका फ़ोटो कवर कर रहा है। देन आई मेट एन आर्मी ऑफिसर, तो बोले हमारा ना एक मिठाई एक्सचेंज या कुछ ऐसा होता है बीच में। तो वो नए आए थे, तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको उनके बारे में सारी डिटेल थी कि ये यहाँ पे आए इनका। सो देन दे कैजुअली स्पोक अबाउट इट। तो बोले कि भाई हमारे पास तो फोटो भी है, ये भी है, पता भी है कौन कहाँ कैसे, बैकग्राउंड भी कहाँ है, कौन कैसे रहता है। सो उनका एक सिस्टम फेस रिकग्निशन का है, जो जितना हो सके उतना पता लगा लो कि आदमी करता क्या है। तो क्योंकि आपने सीसीटीवी कैमरा बैन करवाया है उनका यहाँ पे, और पॉडकास्ट में आपने बोला भी है, तो आपका फोटो भी उनके पास अब आ गया होगा। हो गई। देखिए मैं तो ये, और वो लोग तो एयरपोर्ट पे रोक भी लेते हैं। अरुणाचल के बारे में अगर आपने कुछ 1-2 इंसिडेंट हुआ था कि अरुणाचल के बारे में कुछ लोगों ने लिखा था, तो चाइना क्योंकि उस पर ऐसे क्लेम करता है, तो वो उन लोगों को रोक लिया एयरपोर्ट पे और बिठा के रखा। ट्रू। तो वो अरुणाचली लोग थे जो इंडियन पासपोर्ट के संग चाइना जाना चाह रहे थे और उनको रोका गया था। देखिए चाइना की जो ये पॉलिसी है या जो टेक्नोलॉजी है, ये 20 साल से ऐसी है। 2003-4 से वो इतना प्रोएक्टिव सोच के कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अब मुझे डाउट ही नहीं होता। जब हम वो लेवल पे पहुँच सकते हैं क्या? बहुत टाइम लगेगा। हमने तो बहुत कुछ वैसे ही लूज़ कर दिया है। हमारी हर चीज़ बाहर है। अब हम यदि रोकना भी शुरू करेंगे तो जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट आने शुरू होंगे वो आज से
10 साल 15 साल बाद आएंगे, और तब तक वो लोग और आगे निकल तब तक वो और आगे निकल जाएंगे। फिर क्वांटम है और जितना डेटा है वही सफिशिएंट है आपके भविष्य तय करने के लिए। जाएंगे। मुझे आज लेटेस्ट फीड नहीं चाहिए आपकी, तो इसलिए खतरा तो है। एप्स्टीन फाइल में भी साइबर एंगल था क्या? देखिए एप्स्टीन, सबसे पहले देखते हैं कि मैं 1 मिनट थोड़ा सा लूँगा डेट देखने के लिए। बट ये कितना सही है कि अगर मैंने किसी नॉर्मल आदमी को मिला, उसने मेरे साथ फोटो लिया और 10 साल बाद उस आदमी ने क्राइम कर दिया, तो फिर भी मुझे उससे जोड़ के देखा ही जाएगा कि भाई तुम उसको मिले थे। ये ज़्यादा अच्छा सवाल है ना, मतलब कितना, अरे सारे सवाल अच्छे हैं, ये ज़्यादा क्या होता है? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हर आदमी के संग सिचुएशन है। आप जा रहे हो, अरे अमित दुबे जी इतने पॉपुलर है, अब एयरपोर्ट मैं पे कैसे पता है आगे कल हक देगा, मतलब ये वाला जो है ना कि आज तो सब ठीक है। नहीं ये जाएगा, ये सब आपको लग रहा है ये नहीं जाएगा, ये पार्ट हक देगा आपने जो बोला जाएगा? जाएगा, हाँ, तो ये जरूर डाल देना। नहीं, वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली, एक डेट चेक कर रहे हैं सर, बट ये पॉडकास्ट ऑन ही है, मतलब चल ही रहा है। तो एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि एप्स्टीन फाइल में भी क्या कोई साइबर एंगल था जहाँ से कोई डेटा ऐसा लीक हुआ, चोरी हुआ? तो उसके लिए आप कुछ चेक कर रहे हो फ़ोन में, वो कर लो। बट मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि एप्स्टीन जो था बंदा, उसको लेकर के जो आज मैक्सिमम चीज़ रिवील हो रही है कि भाई वो जितने भी हुज हुए हैं वर्ल्ड के, उन सबसे मिला हुआ है, वो सबके साथ उसकी फ़ोटोज़ है। और कुछ तो ऐसे पब्लिक इवेंट्स है जहाँ पर वो आया हुआ है, राइट? चैरिटी इवेंट्स होते थे अमित जी? यस। आप इंस्टाग्राम तो नहीं देखने लगे? मैं सिर्फ ये देख रहा था कि एक जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ होगी लोगों को एप्स्टीन के बारे में, कि एप्स्टीन को पहली बार अरेस्ट किया गया था 2008 में। ओके। और उसको जेल हुई थी 13 महीने की। ओके। इन्हीं चार्जेस पर। क्यों? क्योंकि उसके आइलैंड में माइनर गर्ल्स ट्रैफिकिंग हो रही थी और वो डेटा मिल गया था और उसके बेस पर पूरी इंक्वायरी हुई। और आप देखिए 13 मंथ्स, और उसके बाद वो छूट गया और उसका फिर ट्रैवल किया और उसने फिर वही की चीज़ें। 2019 में उसको दोबारा अरेस्ट किया गया। ओके। और अरेस्ट होने के बाद इसकी जेल में मृत्यु हो जाती है। जेल में जब मृत्यु होती है तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि ये मर्डर है। ओके। सुसाइड नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो बताया गया ये सुसाइड है। पहली चीज़ कि यूएस में किसी भी ऐसे जेल में हमेशा 2 इनमेट होते हैं, एक सेलमेट होता है हमेशा। उस दिन हमेशा था इसके संग, उस दिन इसका सेलमेट नहीं था। सेकंड, उनका सीसीटीवी उस दिन खराब था, जो यूएस के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। सेकंड, इसको वॉच उसमें रखा गया था 24/7 वॉच डॉग के थ्रू, जिसमें एक गार्ड को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना होता है। वो सो रहा था उस टाइम, उससे कहा कि उस समय वो सो रहा था मैं। तो इस तरह की 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की गई और पूरी तरीके से ये एक प्लान मर्डर इसलिए था क्योंकि 70 to 80% जो कंटेंट कॉन्फिस्केट हुआ इसके आइलैंड पर, वो इनक्रिप्टेड था। ओके। जो खुला ही नहीं, जिसके पासवर्ड अभी भी नहीं खुला, जिसके पासवर्ड है ही नहीं एफबीआई के पास। तो अभी डोमेन में कौन सी इन्फॉर्मेशन है? जो वो 30% इन्फॉर्मेशन है, 25 से 30%, उसमें क्या क्या मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ट्रैवल लॉग थे, फाइल्स बनती थी इनकी, कौन आया कौन गया, कितने दिन रुका वो आइलैंड पे वो है। अच्छा, आइलैंड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसकी जो एनर्जी है, 70% एनर्जी उससे थी, डीजल से, और 30% सोलर से थी। ओके। तो ये इंडिपेंडेंट एनर्जी पूरा मैनेज करता था। इसका जो इंटरनेट था वो वीसेट से था, इसमें 4 वीसेट लगे हुए थे जो इसको इंटरनेट देते थे। फिर इसमें इतने कैमरे हैं जो हिडन कैमरेज थे और जो रिकॉर्डिंग करते थे। कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक रिकॉर्डिंग्स भी हुई हैं। इस आइलैंड पर कुछ चैरिटी इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें लोगों को बुला के वो जो चंदा दिया जाता ना, वो कराया गया। तो इसका जो फेस था वो ऐसे दिखाया गया कि इसमें लोग इसलिए आते हैं क्योंकि चैरिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और उन इवेंट्स की कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं। उतना ही एक्सपोज्ड हुआ है जो रियल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है, पूरा स्ट्रेस क्रिएट हुआ कि इस तरह के लोग ऐसी चीज़ें करते थे जिसमें वो बच्चों के फ्लैश खा रहे हैं और मार रहे हैं, और हीनियस तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट है। वो तो आया ही नहीं, ये तो आया ही नहीं पब्लिक डोमेन। आप आएगा कभी? क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसको मारे इसलिए गया कि वो ना आए। और ये व्यक्ति अकेला नहीं था, ये तो तय है। देखिए, एक व्यक्ति यूएस में इस तरह का काम कर ले जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट आइडल बना ले, ये बिना लोकल पुलिस, गवर्नमेंट और एफबीआई के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। पर कभी ना कभी तो रिवील होगा ही, देखते हैं। कभी ना कभी होगा, तो तब तक लेट हो चुके होंगे। देखिए, सवाल ये है कि पर अभी तक पहले 3-4 चीजें हम देख लें कि ये व्यक्ति अकेला नहीं है, ये अकेला इंसिडेंट नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हाँ, पर उन तक कार्रवाई नहीं हुई, पहुंचे नहीं गए।
और भी जो नोन आ जाते हैं कई बार। हाँ। तीसरी चीज़ है कि अब टेक्नोलॉजी इतना सॉलिड हो चुकी है कि वो गलतियां जो उन्होंने की अब नहीं होती। जब मैं कहता हूँ कि डार्क वेब पर 70% चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो इसीलिए है ना कि कोई देख रहा है हम्म। और कोई है जो उसके लिए पैसा दे रहा है। तो फिर सिर्फ एक आइलैंड को ख़त्म करने से पूरा मामला तो बंद नहीं होगा ना। इनर इंजीनियरिंग लगेगी, हम बाहर चीजें सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें और भी देखिए ऐसे एंगल थे। इस आइलैंड में जो फ्लाइट जाती थी ललिता एक्सप्रेस, जिसको इन्होंने नाम दिया है, ललिता एक बुक है जो नॉवल लिखी थी किसी ने एक टीनेज बच्ची के संग रोमांटिक अफेयर को लेकर, और वो है ही इस तरह की पूरी बुक। तो जानबूझ के उस तरह की चीज़ें नेमिंग यूज़ किए गए। इसमें कम से कम 70 या 80 लैपटॉप मिले इनको जो कॉन्फिस्केट हुए, हार्ड डिस्क मिली, डेटा सेंटर था पूरा नीचे। आप देखिए जहाँ से जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सेव होती थी, फिर इनक्रिप्टेड होकर सेव की जाती थी। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि गलती से रिकॉर्ड हो गई, ये जानबूझ के प्लानिंग के संग रिकॉर्ड हुई हैं सारी चीज़ें, और दुनिया भर से लोग बुला के रिकॉर्ड की गई हैं। नहीं तो जो बड़े लोग जा रहे हैं उनके साथ तो पूरा दलबल चलता है कि भाई आपका कुछ रिकॉर्ड ना हो। उन लोगों ने चेक नहीं किया या फिर उनको ये बताया नहीं, उनको लगा ओपन इवेंट है ऐसे ही जा रहे हैं हम। उनको हाँ डेफिनेटली तो अब तक जितने लोगों के नाम आए आप ये कह रहे हैं कि वो पब्लिक फोरम में या ऐसे पब्लिक इवेंट में ही गए थे, वो ऐसा कोई हरकत करने नहीं गए थे, ये प्रूव हो पाया है? नहीं, ऐसा कुछ प्रूव नहीं है। देखिए जो कई सारे ऐसे कंटेंट हैं डेफिनेटली जहाँ पर ये भी दिखता है कि ये लोग, क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है इन्होंने, जो लोग गए हैं उनके 30-40 ट्रैवल हैं वहाँ पर उस आइलैंड पर, एप्स्टीन आइलैंड। हाँ, तो एक बार तो मान सकते हो आपकी किसी ऐसे Event में इवेंट के गया लिए गए होगा। हो, आप 30 बार थोड़ा ना उस इवेंट के लिए जाओगे। इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, तो जो वो ऑन पेपर रिकॉर्ड्स हैं बिना फोटोग्राफ्स के, वो भी इतना सीवियर हैं जो ये जाहिर करते हैं कि ये लोग डेफिनेटली। अच्छा, इलॉन मस्क ने तो रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बुलाया जाए, वो इतना फोमो क्रिएट हो गया उसको। तो इलॉन मस्क का एक मेल मिलता है जिसमें वो कहता है कि हमें भी बुलाइए उसमें, और वहाँ उसको रिजेक्ट कर देता है। जो एप्स्टीन है वो मना कर देता है कि अभी अच्छा। आप डिजर्व नहीं करते, इस तरह का कुछ है। तो सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं था लोगों को, और उस आइलैंड पे कोई ताजमहल देखने तो जा नहीं रहा था, या कोई ऐसी चीज़ हो जो यूनिक है। आई एम श्योर दे न्यू इट। जो भी जा रहा है उसको पता है किस लिए जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो नेमिंग कन्वेंशन ही हैं वो बता रहे ना कि वरना उसका ललिता एक्सप्रेस क्यों बोलेंगे उस फ्लाइट को। मुझे लगता है कि इवन इफ दे नो कि दीज आर पिक्चराइज्ड, दे वर सो कॉन्फिडेंट कि हम इतना पावरफुल हैं कोई क्या कि कोई हमारे अगेंस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि FBI का ही सपोर्ट है, यदि लोकल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ही सपोर्ट है, आधे मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर डर खत्म हो जाता है। और उस पर भी फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, ले भाई, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन जो करेगा उसको खत्म कर देंगे। और हुए इतने लोग मारे गए, आपको पता है, जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, कई लोगों की ऐसे डेथ हुई है। तो सिर्फ एप्स्टीन की नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्वेस्टिगेशन में थे उनकी भी ऐसे सस्पिशियस डेथ हुई। तो आप कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ अभी भी 80 to 90% डेटा तो बाहर आया ही नहीं है, जो आया है उसी पे इतना बवाल मचा है। उसी पे इतना बवाल है। तो जो है वो डेटा आप कह रहे हो क्योंकि इनक्रिप्टेड है तो इसलिए उसको एक्सेस नहीं है लोगों का, पर वो हो सकता है एक्सेस या? हाँ बिल्कुल, देखिए डिक्रिप्ट तो हो ही सकता है। हाँ। इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी क्वांटम फिजिक्स की वजह से क्वांटम कंप्यूटर आ ही गए हैं, और क्वांटम कंप्यूटर का पहला थ्रेट ही है कि वो कोई भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट कर सकता है। तो जो उनका जो जुडिशियल जो वेबसाइट है US की, उस पर वो फोल्डर है और उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं कि किस किस के नाम है और किस कॉन्टेक्स्ट में, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो नाम है। क्योंकि जस्ट बिकॉज नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है 2 मेल एक्सचेंज हुई हो और उसमें हाँ बोल दिया होगी भाई, क्योंकि आई थिंक महात्मा गांधी का नाम है उसमें, जवाहरलाल नेहरू का नाम है, 30-40 बार नाम है महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का नाम है कई बार, 30-40 बार, सोनिया गांधी का नाम है, सबके नाम है। मतलब ऐसा कोई लीडर नहीं है, मोदी जी का भी नाम है और मोदी जी का भी नाम है, तो सबके नाम है। मतलब लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि कोई एप्स्टीन वाज आल्सो ए लाइजनर, तो वो कई बार उस तरह की मीटिंग्स अरेंज करना है किसी मिनिस्टर से, किसी से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार रेफरेंस के लिए यूज़ हो सकता है। बहुत सारे, अब बताइए महात्मा गांधी का क्यों नाम यूज़ हो रहा है? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, दोज आर रेफर्ड ड्यूरिंग दोज ईमेल एक्सचेंज एंड शेयर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसमें है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग विजिट किए हैं या गए, ऐसा हर किसी के संग नहीं है। एंड एप्स्टीन के संग जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि
उसके पास पैसा आता कैसे ये किसी को नहीं पता था, ओके। उसका कोई ऐसा बिजनेस नहीं था। तो उसका टारगेट क्या था, उसको उसको चाहिए क्या था, उस पे कुछ नहीं नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ यूएस। और बोला जा रहा है उसको भी फिट किया था मोसाद नहीं, ऐसा कुछ? लोग तो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं क्योंकि ज्यूस है और वो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें उठती हैं उस पर, लेकिन उस एंगल को अभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, ये पहला इतने बड़े लेवल का वॉर है जिसमें एआई फुल फ्लेजेड यूज हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, इस बार जो एआई इस्तेमाल हुआ और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस एआई के जो हमने इस वॉर में देखे हैं, ये डायरेक्शन सेट करेंगे फ्यूचर वॉर्स की। अब जो डिफेंस बजट्स हैं, पहले वो सिर्फ मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स राइट। इस पर खर्च होता था। अभी एक हैवी बजट जाएगा साइबर और एआई डिफेंस सिस्टम्स पर, और ये सिर्फ वॉर, एआई का इस्तेमाल सिर्फ फिजिकल वॉर के लिए नहीं हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो रहा है। करेक्ट। आपको पता है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था तो जेलेंस्की का एक वीडियो वायरल हुआ उनके डिफेंस फोर्सेस में, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, और कई लोगों ने उसको सच भी मान लिया, डिमोरलाइज हो गए। डिमोरलाइज हो गए। अब सोचिए यदि उसका इम्पैक्ट हो जाता और कुछ ऐसा एक्शन हो ही जाता, वो तो टाइम भी पता पड़ा और उसके बाद छोटा सा देश है, एक्शन हो गया। यदि कोई बहुत बड़ा देश है तो कई बार तो कुछ लोग रिएक्ट कर ही जाते हो। सर, ये ड्रोन अटैक्स जो इस बार बहुत ज़्यादा दिखे ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में, उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपका जो इंटरसेप्टर है अगर ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या कोई ऐसा इसमें भी जो एआई इनोवेशन होगा कि भाई कुछ लॉन्च हो तो उसको ही हैक करके डिसेबल कर दो, न कि आप उसको अपने मिसाइल से, इंटरसेप्टर से अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करो, अब उसको ही वो कर दो ना, हिला डालो उसका ही सिस्टम। ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स हैं। हाँ, और पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इकोनॉमिक वॉर बनी कैसे, क्योंकि एक ड्रोन जो बनता है उसकी कॉस्ट है $20,000। करेक्ट। जो मिसाइल है जो उसको इंटरसेप्ट करेगी उसकी कॉस्ट है 2 से 3 मिलियन। हाँ, 3 मिलियन का खर्चा आपको करना पड़ेगा एक ड्रोन को उड़ाने के लिए जो 20,000 का है। करेक्ट। ईरान में 50,000 ड्रोन बनाए जा रहे हैं पर मंथ, इस तरह से कुछ या उससे ज़्यादा नंबर है, हाँ, या शायद पर डे का है। अब यदि इतने ड्रोन बन रहे हैं तो, और वो नेबरिंग कंट्रीज़ में पंप कर रहे हैं, जो बहरीन, कतर और जो भी यूएई में, सऊदी में, हाँ, यूएई, सब कुवैत वाले जो देश हैं, तो और उनको काउंटर करना है तो उनको मिसाइल चाहिए। अब इसके लिए जो सोल्यूशन है वो आते हैं 3 सोल्यूशन। एक आता है लेज़र गाइडेड सोल्यूशन, उसमें क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है ड्रोन को और उसको जाम कर देता है वहीं। अब उसको वहीं जाम करेगा तो वो गिरेगा, तो जहाँ भी गिरेगा वहाँ भी फटेगी, क्योंकि बहुत ऊपर नहीं होता वो। उसके अलावा एक सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल में ले लेता है, तो आप उसको कंट्रोल में ले लेंगे तो आप उसको कहीं ऐसी जगह लैंड करा सकते हैं जहाँ पर फिर उसको डिसमेंटल किया जाए या ब्लास्ट कराया जाए। फिर तीसरा सिस्टम होता है जिसको इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो वापस पुश किया जाए उसको। सो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि बाय द जो पुराने इस तरह के इंटरसेप्टर्स थे या रेगुलेटर्स थे या कंट्रोलर्स थे, अब वो काम नहीं करते लेटेस्ट ड्रोन्स पर। एंड ये वॉर ड्रोन मैनेजमेंट की भी लगातार चल रही है, इवॉल्व हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि आप 100% श्योर हो कि वो वर्क कर जाएगा, स्पेशली इफ सो मेनी ड्रोन्स आर कमिंग, और आपकी एक कैपेसिटी है कि आप एक बार में सिर्फ 20, 25, 50 ड्रोन ही इंटरसेप्ट कर सकते हो, और वहाँ से 50,000 ड्रोन आ गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आयरन डोम को लेकर भी एक जो मिथ था वो इस बार ब्रेक टूटा हुआ है, बिल्कुल कि भाई आयरन डोम सब रोक लेगा, कुछ नहीं अटैक होने देगा, बट इसराइल में मैसिव अटैक किया ईरान ने, धुआं कर दिया। तो आयरन डोम जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी क्या हैक किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है? देखिए हर चीज़ की, या इतना ज़्यादा मार दो कि वो इनफेक्टिव एग्जैक्टली वही होता है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है कि वो उसका जो लेटेंसी है वो कितना है, कि डिटेक्शन टाइम एंड रिएक्शन टाइम। उस डिटेक्शन एंड रिएक्शन टाइम से ज़्यादा यदि अटैक हो जाएंगे तो वो उतने ही रिएक्ट कर पाएगा जितना उस टाइमिंग में हो सकता है, और उसमें से कुछ अटैक सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये तो हमेशा रहता है ना, यू कैन इंक्रीज कैपेसिटी फ्रॉम दिस साइड एज वेल, लेकिन अभी जिस तरह की वॉर चल रही है उसमें तो हजारों मिसाइल्स एक बार में जा रही हैं, तो ऐसे में आई एम श्योर कि कुछ तो सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। मिसाइल्स को हैक कर सकते हैं क्या? उसमें ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी कि उसको हैक किया जा सके, डिसेबल किया जा सके? दोनों तरह की मिसाइल आती हैं। आपको पता है ऐसी मिसाइल भी आती हैं जो जब आपने मिसाइल छोड़ी है, हाँ। उसके बाद आपने एक टारगेट दिया, हाँ। फिर आपने बीच में डिसाइड किया नहीं टारगेट दूसरा है,
तो फिर आपने फिर से टारगेट चेंज कर दिया। हाँ, उसका थोड़ा सा समय आपके पास होता है, इतना भी नहीं कि आप उस इतनी देर में तो वो पहुंच ही जाएगी। तो जो भी उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल है, उस दौरान आप उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये तो है, लेकिन कोई सामने वाला उसको कर पाएगा, अभी ऐसा कभी हुआ नहीं। ओके। मतलब सामने वाला डिटेक्ट ही कर ले और उसको काउंटर कर ले, दैट इज समथिंग विच इज अचीवेबल, बट द पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्योंकि इफ यू कैन डू इट तो सामने वाला भी डिफ्लेक्ट करा सकता है। तो लेकिन ऐसा अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारे देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ लाइक साइबर अटैक को लेकर के? क्योंकि एम्स हो या मुंबई में हॉस्पिटल हो, पावर इश्यूज आए थे बीच में, तो उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। क्या सोल्यूशन है, कितना सेफ है? यदि आप साइबर सिक्योरिटी की इंडेक्स, जो सिक्योरिटी की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, उसमें देखेंगे तो भारत का नंबर 10वां है। ओके। और 15 लाख से ज़्यादा अटैक हर साल भारत पर होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के? सब मिला के। और उसमें से 99.99% हम रोकते हैं। एक आध अटैक आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा, जैसे एम्स का सुना, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर अटैक हुआ है, जो भी इस तरह के हुए, या मुंबई पावर ग्रिड अटैक है। उनको एक बार सक्सेसफुल होना होता है, हमको हर बार। क्या लाइन है ना, इसलिए धुरंधर 1। तो वो जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, उनको कभी कोई वाही नहीं मिलती, सही बात है। कोई उसके कुछ जानता भी नहीं है। अननोन हीरोज। अननोन हीरोज़ हैं, क्योंकि वो हर बार अलर्ट हैं और उसको रोक रहे हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं। और ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, या पूरी तरह डिसेंट्रलाइज। और उसमें मल्टीपल सॉक सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जहाँ पर ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है। पर उसकी जो कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग है वो सर्ट के पास जाती है, सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो हमारी है। उसको वो किसको रिपोर्ट करती है? डॉक्टर संजय बहल हैं, जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल सर्ट के। उनके पास एक वॉल होती है कंट्रोल जो रूम में, जिसमें दिखाया जाता है कितने अटैक किस सेट पर हो रहे हैं और कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो आप कभी और वो क्रिटिकल एसेट्स होते हैं जो मॉनिटर होते हैं। हाँ, आप चाहें तो एक बार बुलाएं उनको, बिकॉज वो आपको वो इंसाइट दे सकते हैं जो शायद कॉन्फिडेंस देगी लोगों में कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं। जैसे आपने सवाल इसलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि हम तो वीक होंगे, ऐसा नहीं है। वी आर वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड आज भारत साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज दूसरी कंट्रीज को ऑफर करता है, लाइक इतना भरोसा है। कौन सी? जैसे मिडिल ईस्ट में अधिकतर जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो भारत ने ही प्रोवाइड किए हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं। भारत बहुत तेज़ी से गुजरा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं आई वॉज इन जापान, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, आई वॉज इन UK, सिंगापुर, वहाँ के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए और उनके पुलिस को ट्रेन करने के लिए। हर बार ऐसा हुआ है कि सामने वाले चौंक, जब मैंने अपने केसेस बताए कि हमने ऐसे ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए, तो बोले हमारे पास तो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। देन वी रियलाइज़ कि इंडिया इस मामले में काफ़ी आगे है। उसके दो कारण हैं कि इंडिया में खुराफाती लोग बहुत हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम में गैप्स निकाल लेते हैं जो बहुत मैच्योर लोगों ने बनाए, कमी निकालने में हम लोग माहिर हैं, और वो उसमें नहीं सोच पाते क्योंकि बड़े प्रोसेस ड्रिवन है। उनको ये लगता है कि यार ऐसा कोई क्यों करेगा, पर हम तो उल्टा ही करते हैं ना। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, प्लीज। यशवंत दादा आए थे हमारे साथ, यशवंत देशमुख जी। हाँ जी। सी वोटर के फाउंडर हैं। और हाँ। तो इलेक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि स्वीडन में गया था और वहाँ पे इलेक्टोरल जो है स्टडीज़ उसको हम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं स्वीडन में, फिनलैंड में, इस रीजन में। तो उन्होंने बताया कि सिंपल है कि भाई ऐसे बैठती है एक कमेटी, वो डिसाइड करती है भाई कभी करना है, तो बोलते हैं भाई संडे कर लेते हैं, चलो संडे कर लेते हैं। हाँ भाई कौन लड़ेगा, भाई ये फलाना आदमी 2-4 लड़ेंगे, हाँ करेंगे। फिर एक नोटिफिकेशन एरिया को चला जाता है कि भाई हेलो आपके यहाँ पे ये जगह है, ये डेट है, आप लोग आके वोट दे के चले जाना। ये 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, इनको वोट देना। तो लोग आते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और आके वोट देते हैं और चले जाते हैं। और फिर हम लोग उसका रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है और हो जाता है। ऐसे वोटिंग होती है। तो बोले, मैंने हाथ उठाया, सर 2-4 क्वेरी है इसमें। बोले आप पूछो भाई। और वो बनारस से हैं, तो यहाँ ज्ञान न बांटे, यहाँ तो सभी ज्ञानी। ऐसा हो नहीं सकता। तो उठाए वो हाथ, बोले एक चीज़ बताइए, आप लोग जब ये डिसाइड करते हो कि यहाँ पे वोटिंग होगी और आप लोग आओगे, तो आपका क्या कहते हैं, कार्ड क्या होता है, मतलब कौन सा कार्ड दिखा के आइडेंटिफिकेशन? हाँ। बोले कार्ड क्या, वो उस एरिया में रहता है, पहचान लेता उसको? तो नहीं पहचानने का नहीं, वो तो उस एरिया में ही रहता है ना। हाँ। तो वहीं आके देगा, वो कहीं और जाके क्यों देगा। बोले अच्छा, दूसरा अगर आप लोग स्याही भी नहीं लगाते हो, नहीं दोबारा दे देते हो, तो दोबारा दे देते हो। तो नोट कर रहा था पॉइंट कि ठीक है कि दोबारा दे दे या उस एरिया का नहीं है। बोला एक और क्वेरी है कि सपोज
दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव है, तीनों जगह एक साथ वोटिंग हो रही है। हम इधर तो से पहले दिल्ली दे दिया, फिर नोएडा दे दिया, फिर गुड़गांव दे दिया, और फिर आके रिपीट भी कर दिया। हाँ, बोला ठीक है। तो ऐसे सारे बताया उन्होंने, जितने खुराफात हो सकते थे, जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि वोटिंग पे मैनिपुलेशन हो सकता है, कि भाई प्लस एक और कि भाई वो लोकल नहीं है। तो जैसे मेरा बंदा बाहर से आके दे फ्रांस से दिया। आया है, वो हाँ, दे दे के दिया। वोट चला गया, मैं 10 लोगों को बुला लिया। तो बोला ठीक है, ये भी हो गया। तो बोला जब मैंने सब लिस्ट डाउन करा दिया कि इतने डाउट्स हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? हाँ। तो बोला उसका पहला आंसर क्या है, गेस करो। हाँ। व्हाई वुड ही डू दैट? वो ऐसा क्यों करेगा? एग्जैक्टली, बोले अच्छा वो ऐसा क्यों करेगा? जीतने के लिए करेगा और किस लिए करेगा, नहीं तो मतलब उनके वो प्रोसेस में ही नहीं आते है ही नहीं आता। कि यार ये क्यों करेगा ही क्यों, ऐसा आदमी क्यों करेगा? ये बताओ, जैसे आप यूके जाते हो या कि दूसरे, तो वहाँ पे कई सारे स्टोर हैं जहाँ पर शॉपकीपर्स नहीं होते, कोई भी नहीं होता। आप जाते हो, सामान लेते हो, पे पंच करते हो, चले जाते हो। इमेजिन द सेम स्टोर इन नोएडा। तो यही थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग तो उसमें गैप निकाल देंगे जहां पर शायद इलेक्ट्रिक शॉक भी दे दिए तुमने, तुम चोरी करोगे तो उसमें भी सोचेंगे देखो वो इलेक्ट्रिक शॉक भी ना इस टाइम पे नहीं चलेगा, ये तो प्लास्टिक की चप्पल फेंकेंगे ना तो वो उसका भी ब्रेक करेगा। तो एक तरीके से ये इसमें हमारे काम ही आया है कि हमने इसको पॉजिटिवली यूज करके अपने सिस्टम को इतना रोबस्ट बना लिया कि जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एरर की, पहले ही हमने उसको ब्रेक कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि हम 10th पे हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, भारत 10वें नंबर पे आता है। तो उससे ऊपर मैं गेस कर सकता हूँ यूएस, चाइना, रशिया, जापान, सिंगापुर और कौन? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया है। एस्टोनिया मॉडल बहुत फॉलो करते हैं। एस्टोनिया हमसे ऊपर है? बहुत ऊपर। एस्टोनिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन साइबर स्पेस। अच्छा, कितना पॉपुलेशन होगा? नोएडा से कम ही होगा? हाँ, छोटा सा कंट्री है। टॉप 10 का मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। भाई 1.3 मिलियन। एस्टोनिया 10वां हो गया। क्या वो? इंडिया 6वां हो गया और नंबर 6 पे हो गया। हाँ, एस्टोनिया? एस्टोनिया 10वां हो गया। एस्टोनिया को पीछे कर दिया भाई हमने। एस्टोनिया मॉडल बोल रहे थे आप। 25-26 की रैंकिंग है। 1.3 मिलियन पॉपुलेशन एस्टोनिया की। हाँ, इससे ज्यादा हमारा इसका इंस्टाग्राम पे और है। बस इजराइल, यूके, रशिया और चाइना हमसे ऊपर है। यूएस, चाइना, रशिया, यूके, इजराइल एंड इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। फिर साउथ कोरिया नीचे है, आप जर्मनी फोन नीचे। रखिए सर, आपको भी क्रेडिट जाता है। थैंक यू आपने सर, कर दिया हमने। जमील जमाली की तरह आपने वो तो नहीं लगा हाथ में सेलो टेप बैंडेड? तड़पा के मारने में जो मजा है, मार डालने में नहीं है। वेरी गुड यार, इंडिया नंबर 6 पे है। सो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास, उनके ऑफिस में जो भी अपने क्रिटिकल एसेट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, उसकी एक बड़ी स्क्रीन होती है और उस पर फ्लैग भी आता रहता है, रेड फ्लैग, कि भाई यहाँ पे अटैक हो रहा है या प्रोबेबिलिटी है, वल्नरेबल है। कैसे होता है वो, क्या होता है, एक बार सिस्टम बताइए। हम विजिट कर सकते हो जगह? हाँ, देखिए ये डेफिनेटली यू कैन इनवाइट हिम ऑल्सो एंड यू कैन विजिट दैट प्लेस। तो एक फ्लोर पर पूरा एक कंट्रोल रूम होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। उसका काम होता है कि जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में, जैसे एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, डैम्स हैं और आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, डिफेंस है, उनके डिजिटल असेट को कौन एक्सेस कर रहा है, कहाँ से एक्सेस हो रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके लिए टूल्स होते हैं, सिम टूल जैसे सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट टूल एंड ऑल। उसके लॉग में एनोमलीज आती हैं कि यार ये गड़बड़ है, सस्पिशियस है, फिर उसके खिलाफ काउंटर होता है। सो दिस इज हैपनिंग 24/7 365 डेज। अब उसमें जो सस्पिशियस अटैक होते हैं वो फिल्टर होकर अलग दिखाए जाते हैं कि इतने आ गए इस घंटे में। तो ऐसा नहीं है, लोग तैयार बैठे हैं कि भारत को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा, और ये लगातार वॉर होती रहती है। सो आप कह रहे हैं भारत में साल भर में 15 लाख साइबर अटैक्स के अटेम्प्ट होते हैं? 15 से 20 लाख तक। सो 15 लाख माने तो आप कह रहे हैं महीने में 1.25 लाख। एग्जैक्टली। और दिन में 4000 के ऊपर। और ये वो अटैक हैं जो सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। मैं ऐसे अटैक नहीं बोल रहा हूँ जो किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर हो रहे हैं या बाप रे, 4000 एवरी डे। 4166 मतलब यदि आप ओवरऑल एडवर्सरीज अटैक्स देखोगे, क्योंकि होता क्या है, कोई पॉलिटिकल वेबसाइट है कोई, उसको भी न्यूज़ बना लेते हैं लोग, पर वो थोड़े ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है, उसको मॉनिटरिंग नहीं हो वो रही तो होना भी चाहिए। वो भी जाती है तो हाँ, पर रेलवे की वेबसाइट, पॉलिटिशियंस ने पूरा देश हैक कर रखा है, हम उनका वेबसाइट हैक नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बहुत अटैक हुए, मतलब पूरे वीक में 15 लाख, वो टाइम था जब एक वीक में 15 लाख अटैक हुए थे। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, और सारे टर्की, पाकिस्तान, ईरान, यही अटैक थे सारे। और
एक वीक में 15 लाख 15 लाख अटैक हुए थे उस समय। और कहाँ पे हुए थे ये? हमारे सारे सारे डिफेंस एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली जाने सकती थी, हमारे डैम हमने खुल सकते थे सबको- हमारे, सबको रोका था। और जो जो न्यूज़ में आया था वो क्या था कि एक पॉलिटिकल वेबसाइट हैक हो गई है, वो न्यूज़ में आया था। तो मैं ऐसे हंस रहा था, मैंने कहा चलो अब ये, क्योंकि उसमें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं, इट वॉज ए प्रमोशनल वेबसाइट। सो द ओनली थिंग दे कुड डू इज दिस। और इसका क्रेडिट भी नहीं मिला कोई जिन लोगों ने इसको रोका। क्या संजय बहल जी को कोई अवार्ड नहीं मिला है मुझे तो नहीं लगता कुछ इसके लिए, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग बिहाइंड, जो 24 घंटे, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि ये वाला टेस्ट कर लीजिए, वो टेस्ट कर लीजिए। मेरे को ये पता है- बताइए, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये इन लोगों को रिकग्निशन चाहिए ही नहीं होता है, या सिस्टम ऐसा कहता है कि नहीं भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको इसका अवार्ड नहीं मिलेगा, मेडल नहीं मिलेगा, ये करते रहो? रौनक भाई ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी और भी जैसे जैसे मैं सीआरपीएफ ट्रेनिंग देने जाता हूँ, हाँ। मैं आपको अब एंगल दिखा रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज हुई है ना, वो क्या हुई है? सबसे ऐसी चीज जो अनइमेजिनेबल है, मैं बताऊं आपको, Please. जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई अवार्ड नहीं है, वो हुई है नक्सलिज्म का सफाया। नक्सलाइट जो सरेंडर किए या खत्म किए गए, इनको किन लोगों ने किया? अभी झारखंड ऑपरेशन में एक सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब हैं, उनके 5-6 तो गोलियां लगी हुई हैं। मैं माउंट आबू ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो सारे कमांडेंट एंड सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, एंड हम शाम को बैठ के जब डिस्कस करते हैं तो वो स्टोरी सुनाते हैं, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस कंडीशन पे वो जीते हैं। अवार्ड तो छोड़ो, जानता भी नहीं कोई उनको, थैंक यू तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कोई सैलरी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, उनका जज्बा है देश के लिए। और वो मुझे बताते हैं कि साहब 6-6 दिन तक हम घिसट के चलते रहे जंगलों में, जबकि जहाँ माइंस भी होती हैं, पानी नहीं था हमारे पास, मेरे 1 बोतल पानी दिया गया था, वो पानी खत्म हो गया 1 दिन में। तो हमें मतलब बॉडी में ऐसे सेंसेशन हो रही है कि टॉयलेट लग रहा है पर टॉयलेट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी में पानी नहीं है। तो वो पेन होता है बोले, जब आपने 4-5 दिन पानी नहीं पिया हो। और बोले फिर हम पोखर ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए जो वाला भी पानी पी लें, क्योंकि सर्वाइव करना है। आंखें बोले लाल हो जाती हैं क्योंकि हम सोते नहीं हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा, मतलब जो बॉडी है वो आपको सेंसेशन दे रही होती है कि, और फिर अचानक से इनकाउंटर हो जाता है जहाँ आपको अलर्ट होकर लड़ना भी है। उसमें फिर बगल वाले इनके साथी हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बचाना भी है। मतलब मैं मेंटल इसके लिए आपको कभी कोई थैंक यू भी नहीं आएगा। और जो ऑपरेशन हुए हैं, तो जिनकी बात कर रहा हूँ झारखंड वाले, वो ऑफिसर ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी सैलरी भी लगा देते थे वो सिर्फ इन्फॉर्मर को देने के लिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले ताकि मैं ऑपरेशन कर सकूं। बाप रे। उनकी वाइफ से झगड़ा होता था, अल्टीमेटली उनकी वाइफ ने उनके बॉस से कंप्लेन कर दी और डिवोर्स ले लिया। उनके बॉस ने समझाया कि देखो ये बंदा अल्ट्रा देशभक्त है, इसको बोले नहीं, ये ना बच्चों को समय दे रहा है ना घर को समय दे रहा है, ये पागल आदमी, इसको छोड़ना है। डिवोर्स हो गया उनका। अब वो अकेले तो अभी भी उतनी जुझारू, कोई नाम नहीं जानता। तो ये सब चीज़ें एक स्टोरी नहीं है। मैं तो ये तो जो सॉक ऑपरेशन सेंटर में काम कर रहे हैं वो तो फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो कम से कम एसी रूम में बैठ के ऑपरेशंस कर रहे हैं, नहीं भी मिले थैंक यू तो कोई बात नहीं, इनको तो मिलना चाहिए। तो जब ये धुरंधर फिल्म आई तो मेरे से किसी ने ऐसे पॉडकास्ट पे बोला कि आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा फिल्म ऐसे करके, तो मुझे इतना दुख हुआ ये जान के। मैंने कहा पहले तो जिस व्यक्ति ने एक कैंपेन चलाया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि द फिल्म इंस्पायरिंग सो मेनी आर्मी ऑफिसर्स एंड पीपल, इट्स एन इंस्पिरेशन। यदि आप इंस्पायर कर पा रहे हो किसी को पॉजिटिविटी से, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, मैंने कहा। और ये जो ऑपरेशंस हैं उसने मुझे लॉजिक दिए कि वो अलग अलग टाइम पर हैं और वो टाइमलाइन नहीं मैच कर रहा है। मैंने कहा भाई जब एक कहानी लिखी जाती है ना फिल्म की, तो उसमें कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है। ये सारे इंसिडेंट सही हैं, हो सकता है कि अलग अलग हमजा ने किए हों, एक ही हमजा को क्रेडिट देने के लिए एक स्टोरी लिखी गई है ताकि वो एक स्टोरी बने, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बने, पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा हर ऑपरेशन एक ही बंदा थोड़ा ना करता है। सो द पॉइंट इज यू शुड एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा गर्व होना चाहिए उस पर। अपने ही देश को डिमीन करके आप क्या हासिल करने वाले, मुझे समझ में नहीं आता। प्लस देश वाले भी किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब टोटली इग्नोरेंट हो जाएं और आपको पता ही नहीं है कि आपको संभाल कौन रहा है। और ये रियलाइजेशन लोगों को हुआ, बहुत कम लोगों को हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब उनको ये लगा कि उनके आसमान में भी कुछ चमकती हुई चीज़ आ रही है जो अगर ज़मीन पे पड़ेगी तो वो
डैमेज करेगी, उस टाइम उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि अटैक क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, और आपको बचा कौन रहा है? ये वही लोग थे जिन्होंने नक्सलाइट जो छत्तीसगढ़ या झारखंड के थे उनके लिए सेलिब्रेशन होते थे यहाँ पर, Correct. जिनके नारे लगते थे। एक सीआरपीएफ जवान के घर जाके देख लेना, वो उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती ऐसी, सही बात है। जिसकी अतड़ियाँ गर्दन काट के टांग दी है और अतड़ियाँ निकाल के वो तड़प रहा है। आप उसकी कहानियाँ सुनोगे, आप कहोगे यार लोग इतने भीभत्स होते हैं नक्सलाइट्स, होते थे, अब तो खैर ऑलमोस्ट 95% सफाया हो चुका है। पर इनके दिमाग में इस हद तक वो भर दिया जाता है कि आपको टेरर क्रिएट करना है, और वो टेरर क्रिएट करने के लिए जो वो टॉर्चर करना, मारना, ऐसे कि कोई हमारे खिलाफ ऑपरेशन करे ना। करेक्ट। ये स्टोरीज लोगों को नहीं पता है, नहीं पता होती। उनको नहीं पता। ये सीधे आर्मी वाले जो लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक है जो बेचारे सीआरपीएफ के जवान यहाँ लड़ते हैं, और उनको दुख ये होता है कि वो अपने खुद के लोगों के खिलाफ लड़ना है उनको। नहीं, आई थिंक एक कंट्री का कैरेक्टर इस पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने हीरोज को कैसे ट्रीट करते हैं। Exactly. और ट्रीट करने से पहले वो अपने हीरोज को पहचानते कैसे हैं कि उनके रियल हीरोज हैं है कौन। इसलिए अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फ़ैन हो और उसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट कर रहे हो तो करो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट एटलीस्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मैं आपकी कंट्री के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए कौन कर रहा है। और आई थिंक यही वो मौके होते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होता है, आपको जाना होता है, आपको समझना होता है, आपको पढ़ना होता है, आपको देखना होता है कि कौन है ऐसे लोग, और चाहे वो एक साइबर अटैक क्यों नहीं बचा रहा हो या फिर वो एक कोई टेररिज्म का एक टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं बचा रहा हो। सो आई थिंक क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। मैंने ऐसे सिचुएशन देखी है लोगों की कि हम जैसे कहते हैं ना, यार हमारी तबीयत ख़राब है, हमारे लिए बच्चा बीमार है, उसका स्कूल में एडमिशन, उसको तो पता भी नहीं होता बेचारे को, जब वो फील्ड में होता है ना। एक ऑफिसर आए थे, उनको उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, उन्होंने बोला 1 दिन में करके आ जाओ। कई बार तो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद इन घर वालों को पता नहीं होता कि वो जीवित हैं कि मृत हैं, क्योंकि 15 दिन से नेट फोन लेके थोड़ा चलते हैं लोग। सो ये जो सिचुएशंस हैं हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पे लोग रहते हैं। आपके फ्रेंड ही हैं नीरज पांडे, डायरेक्टर, हाँ जी, उनकी फिल्म में बेबी। हाँ, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक डायलॉग भी दिया है जहाँ पे एक मंत्री साहब डैनी साहब से बात करते हैं और अक्षय कुमार के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे होते हैं कि आर वी डूइंग इनफ फॉर देम, कि हम ऐसे हीरोज़ के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बोला सर कहाँ कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ दे डोंट इवन केयर, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे। ये बताइए, हम लोग डोभाल साहब की बात करते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर को ज़रूरत थी कि वो इस तरह के ऑपरेशंस में घुस जाए जहाँ पर हर दिन उसकी जान का खतरा है। 6 साल वो व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है। जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा था, ब्लैक थंडर ऑपरेशन हुआ, और उसमें उनको रिक्शे वाले बने हुए थे वो पूरे गोल्डन टेम्पल के आसपास, और रिक्शा चलाते थे और वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि कौन आ रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कितने हथियार आए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास थी। उस वजह से वो ऑपरेशन हो पाया। कभी भी सोचिए पकड़ते तो क्या हालत होती। सही बात। जो लोग उस एज ग्रुप के नहीं, उनको बता दूं कि हर हफ्ते बस से उतार के गोली मारी जाती थी लोगों को। ऐसा खालिस्तानी टेरर चला हर हफ्ते, हर तीसरे दिन मुझे न्यूज़ आती थी कि साहब आज फिर हिंदू सिख ऐसे करके उड़ाया जाता था। ये था लेवल। आपको क्या मतलब कहाँ से लेके आना है शांति को। सो माय पॉइंट इज कि इतने लोग कुर्बानी देते हैं तब जाके इस तरह की शांति या वो चीज़ें अचीव हो पाती है, सिस्टम बनता है। डोभाल साहब मेघालय में जो ये नक्सलाइज थे उनमें घुस गए, उनको कन्विंस कर दिया कि आप सरेंडर करिए। सोचिए ऐसे खतरनाक लोग बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन जो इंटरनेशनल है उनके वो हमें दिखते हैं कि वो पुतिन से जाके मिल रहे हैं और ये कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो इंटरनल हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ कि भाई साहब एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है एक लाइफ। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे भी साइबर अटैक करती है और सारे ही करते हैं, सारी कंट्रीज एक दूसरे। कौन सी 2 कंट्री सबसे ज़्यादा आपस में भिड़ी रहती हैं? सबसे ज़्यादा नोटोरियस हम देखते हैं इंटरनेशनल, हाँ, यूएस और रशिया हैं। देखिए यूएस रशिया के अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो हैं नॉर्थ कोरिया, जिनके हैकर्स और एपीटी ग्रुप्स बहुत पॉपुलर हैं। एपीटी ग्रुप्स होते हैं एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स, किसी भी कंट्री के द्वारा पोषित हैकिंग ग्रुप्स। ओके। चाइना के सबसे ज़्यादा है। ओके। और करते कहाँ हैं वो? पूरी दुनिया में। ये चाइना यूएस में भी करता है, चाइना इंडिया पे भी करता है, यूके में भी करता है, बहुत यूके में भी करता है, हर जगह उनके। अब ये होता क्या है कि चाइना खुद तो एक्सेप्ट करता नहीं है, तो जिस तरह का अटैक होता है
उसके सिग्नेचर और पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये अटैक इस एपीटी ग्रुप ने किया और ये तो चाइना का है। सो बेस्ड ऑन दैट पूरा रिपोर्ट बनती है। तो आप सर्च करेंगे गूगल पे तो रिपोर्ट मिल जाएगी कितने अटैक और नॉर्थ कोरिया किस पे करता है? वो भी पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में करता है, जहाँ जहाँ पंगे हैं। और साउथ कोरिया मकसद क्या होता है? डेटा और पैसा दोनों। डेटा, पैसा एंड कंट्रोल एंड सर्वेलेंस। देखिए इस समय हमें जितना ज़्यादा पता है अंदर के बारे में उतना ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। यदि आपको पता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आपको जब याद है कि जब धुरंधर फिल्म में लास्ट में जो फ़ोन कॉल जाता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है कि यदि मुझे पता है कि ये व्यक्ति वहाँ मिला है और मेरे पास 4 वीडियोस हैं तो मैं मौके पर उसको यूज़ कर सकता हूँ। पार्ट 2 का क्लाइमैक्स है। हम आपको स्पॉइलर नहीं देना नहीं चाहते, देना इसलिए हम थोड़ा एन्क्रिप्टेड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। लेकिन ये पैरेलली होता रहता है कि जितना इन्फॉर्मेशन उनके हर व्यक्ति के बारे में हमारे पास होगा यूज़ कब करेंगे वो हम देख लेंगे। तो वो सब सारी कंट्रीज करते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है व्हाट्सएप कॉल को हैक नहीं किया जा सकता, यानी सुना नहीं जा सकता, टैप नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है पॉसिबल है या कैसा है, रियलिटी क्या है? आपको याद है कि 2019 में एक मेलवेयर आया पेगासस करके। हाँ, वो आपके आईफोन को पूरा हैक करता था। हाँ, आईफोन को कैसे हैक करता था? एक मिस कॉल आती थी हम्म, और मिस कॉल किस पे आती थी? व्हाट्सएप पे आती थी। हम्म, तो व्हाट्सएप पे एक मिस कॉल आएगी और पूरा आईफोन हैक हो जाएगा और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ मिस कॉल आ रही है। हाँ, आप तो कुछ रोक ही नहीं सकते ना। मिस कॉल कैसे रोकोगे आप? हाँ, और ये मिस कॉल नॉर्मल कॉल नहीं है, ये व्हाट्सएप पे आ रही है। अब इसके बाद व्हाट्सएप ने कहा अरे ऐसा भी है, ओ सॉरी वल्नरेबिलिटी थी, फिक्स कर देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। और दोनों ही इजराइल का ही है। आप देखिए कि आईफोन आपको कैसे दिया गया, मतलब पेगासस और व्हाट्सएप दोनों इजराइल का है टेक्निकली। कह सकते हैं, लेकिन नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि जो इनफैक्ट जितने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आप देख रहे हो सबके फाउंडर्स इजरायली ही हैं। इसलिए पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इसकी व्हाट्सएप का जो फाउंडर था वो था जॉन कूमन, ब्रायन एक्टन, ये 2 लोग थे। तो इजरायली तो नहीं, पर ही वाज ज्यूस आई गेस। हाँ, ठीक। और आई थिंक यूक्रेन से माइग्रेट होके गया था। बट माई एंगल इज डिफरेंट। माई एंगल इज दिस कि 2016 में एक कंपनी बनती है इजराइल के अंदर, उसका नाम है एनएस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेगासस बनाती है और उसके बाद पूरी दुनिया को बेचती है और कहती है मैं सिर्फ गवर्नमेंट को बेच रही थी। और जब बेच रहे थे तो छुप के थोड़ा ना बेचा होगा, क्योंकि टॉप लोगों को बेच रहे हैं। बताया होगा कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल जाएगा, पूरा फोन हैक हो जाएगा। और व्हाट्सएप कहता है 2019 में कि मुझे पता ही नहीं था। सॉरी, ऐसा भी था क्या? इज इट पॉसिबल? तो जब व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर लोग सवाल खड़ा करते हैं तो पहले तो मैं ये स्टोरी बताता हूँ कि देख लो। और तब की बात है, 7 साल हो गए। 7 साल पहले। और आपको आईफोन कैसे दिया गया था कि मोस्ट सिक्योर, मोस्ट तो एक तो एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों व्हाट्सएप दिया गया मोस्ट सिक्योर, एंड टू एनक्रिप्टेड। अरे भाई ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आ रहा है और ये हैक हो रहा है। तो ये चीज मैं कैसे डाइजेस्ट कर लूं? इसी तरह से जो दूसरा इंसिडेंट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ अभी पिछले साल, जिसमें 110 कंट्रीज में फ्लाइट डिसरप्ट हो गई, ट्रेन डिसरप्ट हो गई, 4-5 घंटे पूरा हल्ला होता रहा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आके कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक क्राउड स्ट्राइक का बग था, वो हमने फिक्स कर लेना, उनकी गलती थी, वो गलत वो है, हम तो ठीक है, सारी गलती उनकी, ऐसे करके और मामला दब गया। माइक्रोसॉफ्ट का कोई पेनल्टी नहीं लगी। और देखिए एक इतने 100+ कंट्रीज में हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, लोग परेशान हो गए, पैनिक मच गया, और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। और वो कहते नहीं वो सॉरी। अच्छा तुम सॉरी कह सकते हो, है ना? हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन न करें तो हम सॉरी नहीं कह पाते। किसी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए और उसमें उनसे कहा जाए कि रिकवर कर दो, तो गूगल नहीं करेगा, 50 कारण बता देगा, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो आयरनी है पूरे विश्व की, ये बताती है कि यहाँ पर पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी भी इन्फ्लुएंसर लोगों के हिसाब से ही चलती है। जो लोग इन्फ्लुएंसिंग है, डिजिटल माफिया हैं लोग, ये डिजिटल माफिया, ये आपके लिए अलग है, उनके लिए रियल गेम अलग है। आप प्ले स्टोर पर एक ऐप बनाइए और डाल दीजिए जिसमें आप कहिए कि मुझे लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी पता करनी है, मुझे रिलीजियस आइडियोलॉजी भी पता करनी है, मुझे हेल्थ का भी डेटा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल डेटा चाहिए। आप इसमें से एक भी मांग लेंगे तो प्ले स्टोर पर ऐप नहीं डाल पाएंगे। प्ले स्टोर कहेगा ना ये तो गलत है, ये तो इलीगल, ऐसे कैसे? और फेसबुक तो ले रहा है। अच्छा, फेसबुक पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टाग्राम आइडियोलॉजी क्या है ले रहा है, वो भी जान रहा है, सब जान रहा है, इंस्टाग्राम भी जान रहा है। तो उनके लिए लॉ अलग है, हमारे लिए अलग है। हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी यूपीआई कंपनी है,
6 महीने रिक्वेस्ट करते रहे प्ले स्टोर पे, गूगल से लड़ाई होती रही। उसने अप नहीं की एप्लीकेशन, क्योंकि उसने एक इन्फॉर्मेशन ले ली थी सिर्फ जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यूजर्स से वो इन्फॉर्मेशन। हाँ, और जबकि वही इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है, वो ये टेक इन्फॉर्मेशन जायंट्स के पास है already। सबके पास, और इनके पास ये लॉजिक तक नहीं, हम आपको नहीं देंगे। तो दिस सिलेक्टिव डिसीजन ऑफ प्ले स्टोर किसके इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब आप उसको दे सकते हो तो इसको क्यों नहीं दे सकते? तो लोग रिश्वत लेते हैं या कैसे नहीं, रिश्वत तो नहीं लेते, ये खेल बहुत बड़े लेवल का है। इसमें आपको तो फ्री दे रहे हैं ना। हाँ, जो चीज फ्री है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वाह, वो रिश्वत से नहीं आ सकती। हवा फ्री है, अभी बंद कर दें आप, सूरज आप सूरज की रोशनी फ्री हो जाओगे आप। इंपॉर्टेंट है यार। ये इसलिए मैं दोनों हिंट दिए। और जो व्हाट्सएप के ऊपर आपने हिंट दिया कि एक इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि 2016 में यूके के अंदर कुछ टेररिस्ट आइडेंटिफाई किए गए और GCHQ ने व्हाट्सएप से डेटा मंगा कि हमें इन लोगों के व्हाट्सएप चैट दे दीजिए ताकि हम एविडेंशियल प्रूफ दे सकें। तो व्हाट्सएप ने कहा हम तो कुछ दे नहीं सकते, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, हमारे पास कुछ होता नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बात खत्म हो गई। तो उस समय शायद डिफेंस सेक्रेटरी थी ये थेरेसा मे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर रही। उन्होंने कॉल लिया कि व्हाट्सएप को देश के बाहर निकालो। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और व्हाट्सएप पे नोटिस चला गया कि तो ये जॉन क्यूम, ब्रायन एक्टन ओवरनाइट फ्लाई किए यूके में और थेरेसा मे से मिले, और उसके बाद 10 दिन के अंदर वो तीनों टेररिस्ट पकड़े गए, केस सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई, दब गई। अब मैं इसकी शो कैसे देखता हूँ, जब 2019 में पेगासस का मामला उठा, देन आई लिंक दीज टू इंसिडेंट्स कि 2016 में जब जॉन क्यूम, ब्रायन एक्टन फ्लाई किए होंगे तो थेरेसा मे ने कहा होगा कि डेटा दे दो, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, एंड टू एन्क्रिप्टेड है। तो उसने कहा फिर देश के बाहर जाओ, बोले आप निकालोगे आज हमें, कल इंडिया निकालेगा, परसों ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए फिर सेम लग जाएगा, तो ऐसा मत करो प्लीज़। तो बोले डेटा दे दो, तो बोले हम नहीं दे सकते पर ये दे सकते हैं। तो बोले ये कौन है? बोले ये कंपनी NSO ऑर्गेनाइजेशन, अभी कल रात इजराइल में खोल दी हमने। बोले ये कैसे देंगे? बोले कुछ नहीं, मिस कॉल हमारे ऊपर आएगा, हम पूरा फ़ोन दे देंगे आपको व्हाट्सएप का डेटा चाहिए। सो कई सारी चीज़ें नीड ऑफ द आवर होती हैं, और इसी वजह से NSO ने ये सोल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचा, क्योंकि उनको यूजर्स को बेच के पैसा नहीं कमाना था, करेक्ट, उनको अपना सर्वाइवल करना था, बिकॉज अदरवाइज गवर्नमेंट्स वुड हैव गॉन अगेंस्ट देम। करेक्ट। सो व्हाट्सएप पे जो लोग कॉल कर रहे हैं, ये मत सोचें कि वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सोचो किस किस को आपने कॉल किया है और क्या क्या रिकॉर्ड हो रखा है। ईरान बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब वो एक टोल प्लाजा बनाएगा, तो जो टोल प्लाजा को हैक कर सकते हैं क्या हम लोग? तेल का दाम बढ़ जाएगा बहुत। एक्चुअली यदि वो टोल प्लाजा सिर्फ ऐसा है कि एक बूम बैरियर है तो हैक हो जाएगा। वो बूम बूम बैरियर है, पर वो बूम बूम बैरियर है, इसलिए हैक नहीं हो सकता। क्योंकि अदरवाइज एक डिवाइस आती है फ्लिपर 0 करके, जिससे आप कोई भी RF डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, हैक कर सकते हो। सो बूम बैरियर कंट्रोल हो जाता है, सिक्योरिटी लॉक अनलॉक हो जाता है, कार अनलॉक हो जाती हैं, डेबिट कार्ड कॉपी हो जाता है, AC, फ्रिज, TV, जितने भी रिमोट कंट्रोल वो सारे फ्लिपर 0 से कंट्रोल हो जाते हैं। पर यहाँ सिचुएशन अलग है। अच्छा, इजराइल की टेक्नोलॉजी की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में बहुत बात होती है, US की बात होती है, रशिया की बात होती है, ईरान की बात उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ईरान ने इस वॉर में ये दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं और आगे हैं। तो साइबर के एरिया को लेकर के उनकी कितनी प्रिपरेशन है, कितना रेडी हैं वो लोग, क्या क्या किया इस वॉर में उन लोगों ने, कुछ बताइए ना। आपको बताइए, जब मैंने आपने पूछा, मेरे से पूछा था कि हैकर सबसे अच्छे कहाँ के हैं, तो मैंने कहा था US, रशिया के बाद जो नाम आते हैं वो आते हैं नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ईरान इज फुल ऑफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, ओके, साइबर स्पेस में उनके हैकर्स बेस्ट हैं, और इसीलिए, लेकिन यदि इजराइल उसको काउंटर कर पा रहा है तो फिर इक्वली कैपेबिलिटी ये भी है। अदरवाइज तो ईरान हैक करके इजराइल को भी परेशान कर सकता है। सो आई डोंट कंसीडर ईरान एनीवेज वीक इन साइबर स्पेस। उनकी जो एक और स्ट्रेंथ है वो ये है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी सटल और स्टील्थ होती हैं। इजराइल फिर भी बेच देता है बाहर। इजराइल के भी 2 हमेशा वर्जन होते हैं प्रोडक्ट के, एक वर्जन होता है जो दुनिया के लिए होता है, एक होता है अपने लिए। हर चीज़ उनकी 2, क्योंकि वो कभी भी किसी भी देश को वो कैपेबिलिटीज़ नहीं देगा जो इक्वलेंट कैपेबिलिटी उनके पास। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप
एक टूल आता है जिससे आईफोन क्रैक होता है। ये एक इजरायली कंपनी बनाती है जिससे आप आईफोन को पासकोड को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब आप उसको इंडिया में यूज़ करेंगे तो वो कहते हैं कि हम एक वर्जन पुराना ही आपको क्रैक करके देंगे। जैसे आईफोन 17 प्रो चल रहा है तो 16 तक कर देंगे, 17 नहीं कर पाएंगे। पर ये वहाँ होता है क्योंकि वही कंपनी है। ऐसे कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर आप कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज यूज, ऑफेंसिव मोनली बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एक वर्जन पुराना तक ही बाहर मार्केट में आएगा। लेटेस्ट अपने पास लिए रखेंगे, कई बार आप ही पलट गए तो फिर बिल्ली शेर को पेड़ पर चढ़ना तो नहीं सिखाएगी। ये स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है। ईरान का क्या है कि ईरान कमर्शलाइज भी नहीं करता। ईरान के बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो उन्होंने किसी और को नहीं दिए, अपने ही एग्जिस्टेंस और अपने सर्वाइवल के लिए use जैसे किया। सेम चाइना और ऐसा आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि कि आप भाई- अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या क्या है। बहुत सारे अंडरग्राउंड के ऑपरेशन, एआई की जो कैपेबिलिटीज ईरान की हैं, हम अभी यूएस की इसलिए जानते हैं कि यूएस की कमर्शलाइज हो जाती है। करेक्ट। सब समझ गए क्लाउड क्या कर सकता है, एंथ्रोपिक क्या कर सकता है, पर ईरान ने क्या बनाया पर मालूम ही ईरान नहीं। का तो पता ही नहीं। शांत थोड़ा ना बैठा हुआ ईरान की भाई हम एलएलएम ही नहीं होगा हमारे पास। पूरी दुनिया में लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इंडिया की लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ईरान इज मच अहेड देन दैट। सेम चाइना का है, चाइना का भी हमें बहुत कम पता पड़ता है। तो ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी कुकून बना के बैठे हुए हैं। अभी जो क्वांटम कैपेबिलिटीज हैं चाइना की, वो विश्व में सबसे खतरनाक मानी जाती है। चाइना ने लास्ट ईयर $15 बिलियन इन्वेस्ट किया क्वांटम पर। सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट यूएस का है जो 1.5 बिलियन है, या कनाडा का है जो 1 बिलियन है। इंडिया 15 टाइम्स लेस है उसका, सोचिए आप। तो चाइना कितना कॉन्फिडेंट है। और यदि आप क्वांटम कैपेबल हो जाते हो तो आप कोई भी इंक्रिप्शन क्रैक कर सकते हो। सो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट आज की डेट में कोई है तो वो चाइना है। और ये करेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम उड़ा देना, व्हाट्सएप क्रैक कर देना, ये सब बड़े आसान हो जाएंगे इनके लिए। तो अभी शायद किसी साइंटिस्ट का ही कोड था कि बाई 2029 क्वांटम हर इंक्रिप्शन क्रैक कर देगा। ये उसका कोट है जो यूएस का एक साइंटिस्ट है। मुझे डर है कि चाइना 2026 में कर देगा या 27 में कर देगा, क्योंकि दे आर सो एग्रेसिव। 3-4 साल में ही। हाँ, वो कह रहे हर इंक्रिप्शन, कोई भी सिक्योरिटी रहेगी नहीं, ये उसका कोट है। ईवीएम भी हैक हो सकता है 2029 में। ईवीएम में कोई वही कहानी घूम के फिर आ जाती है। 2029 की बात की ना आपने। ईवीएम में कोई इंक्रिप्शन ही नहीं है और ईवीएम में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप उसकी कहानी अलग है। आई थिंक वी डिस्कस इन द लास्ट पॉडकास्ट। क्योंकि यू मेंशन कि 29 तक सब कुछ हो जाएगा और 29 में फिर से चुनाव है। अच्छा, तो शायद हमें होप दे दूं पॉलिटिकल पार्टीज को कि मौका है। मौका। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलें कि आप हमको रियल ईवीएम मशीन दे दो, और बट उनके प्रेमाइस से बाहर, और फिर हम यहाँ पर अपने पॉडकास्ट में नेक्स्ट टाइम उसको हैक करने की कोशिश करें, सब पूरा तोड़ताड़ डाले, मतलब खोल खाल डाले उसको, तो वो किया जा सकता है, चेक कर सकते हैं। बाहर लाना मुश्किल है मुझे लगता है। उधर जाके कर सकते हैं। उधर जाके कर सकते हो। दे कैन सेट अप लैब देयर, वो है। भी कर सकते, नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल। वो मैं नॉर्मल बोला, आप तो खैर एनीबडी दे कैन। और ये हुआ भी था, आपको पता होगा, जो ओपी रावत जी थे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हैकाथॉन कराया था ओपनली मशीन रखी थी वहीं प्रीमाइस में। आप जाइए, दिन भर रहिए, 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए, पूरा हफ्ते भर तक या 2 हफ्ते तक था। मैं एक दिन गया था, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन थी मैंने गैदर की थी, एंड देन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये नहीं हो सकती, बट कोई और तो शायद गया भी नहीं था। तो बिल्कुल पॉसिबल है, वी कैन रिक्वेस्ट एंड दैट कैन हैपन। पर देखिए दोस्तों, जो भी हैकिंग वगैरह की हम लोग बात करेंगे, टेक्नोलॉजी है वो हैक कर लेगी, आप ये सब छोड़ो। दार्शनिक बात बोलने जा रहा हूँ मैं कि आपका फ़ोन हैक होगा पता नहीं, या हो भी सकता है, लेकिन फ़ोन ने आपको हैक कर लिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यस। तो जितना आपका ही आई थिंक ये मॉडल है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव से बचना है तो उससे दूरी बनाना ही इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम दूरी नहीं, मैं रादर थोड़ा सा और स्पिरिचुअल ऐड करता हूँ इसमें। सुनते हैं आप, मैं कभी किसी अपने अवेयरनेस कैंपेन में ये नहीं बोलता कि आप फेसबुक यूज़ ना करो, ट्विटर ना करो, व्हाट्सएप मत करो। मैं कहता सब यूज़ करो, सब कुछ, पर ये जानते हुए करना कि उसका रिस्क क्या है, देन यू आर सेफ। आप ये जानते हो कि दुनिया एक माया है और फिर आप जी रहे हो, तो मजा आ जाएगा। तो फिर मजा आ जाएगा। पर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह परेशान करेंगे आपको, फिर तो आप स्ट्रेस्ड रहोगे। आपने जैसी जान गए, लेकिन ये जानना, जैसे कि इस दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करते हैं।
कुछ कहेंगे कि आप ईश्वर से अभी नहीं मिल सकते, मर जाना तो मिल लेना, जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट। ठीक है। तो आपको टाइम में ट्रैवल करना है, तभी आप मिल पाओगे। फिर कुछ कहते हैं कि आप अभी नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप 7वें 8वें 9वें लेवल पर जाओगे तो मिल लेना। तो आपको स्पेस में ट्रैवल करना होगा। फिर आप पढ़ लेते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ लेते हो मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि समय और प्रकृति तो है ही नहीं, टाइम और स्पेस तो है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि टाइम स्पेस तो है ही नहीं। तो फिर आपकी जर्नी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो भारतीय दर्शन, चूंकि आप इंटरेस्ट लेते हैं, यदि आप थॉरोली पढ़ें, तो भारतीय दर्शन कहता है कि जो हमारी यात्रा है, हमारी जर्नी है, वो है नहीं जानने से लेकर जानने तक। बस जैसे ही जान गए, खेल खत्म, पर्दा गिरा, फिर तो आप ही कर रहे थे। जैसे आपने पर्दा गिर गया, जैसे आपने एक जादू देखा, उसने चुटकी दबाई, हाथी गायब हो गया, आपके गूज़बम्प आ रहे हैं, थ्रिल आ रहे हैं, आप पूरा डोपामिन वो हो रहा है। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, यार ये तो मिरर का रिफ्लेक्शन था, ये क्या बेवकूफ़ बना दिया इसने। फिर अब थ्रिल आएगा आपको? नहीं आएगा। उसने एक लड़की की गर्दन काटी, उठा के गर्दी यहाँ रख दी, अब वो लड़की फड़फड़ा रही है, आपको सारे इमोशनल ड्राइव आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया, वो चिल्ला रही है, चौंक भी जाते हैं लोग। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि यार ये तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी थी, फिर को क्या बेवकूफ़ बना दिया। जैसे आपकी यात्रा हुई, फिर आपका जो भाव है वो दुनिया के प्रति बदल जाता है। जब तक लोग नहीं जानते हैं, तभी तक तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो मेरा है कि आप बस जानते हो कि इसका क्या रिस्क है, फिर कोई थोड़े ना आपको हैक कर पाएगा। और फिर भी अगर कर रहे हो आप, तो फिर टाइप सी का सिर्फ चार्जर थोड़ी होता है। फिर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चार्जर के अलावा, सी टाइप का सिर्फ चार्जर नहीं होता, सी टाइप के लोग भी होते हैं। सो नहीं, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको लगता है अभी कुछ कहीं कोई सिस्टम हैक करके वॉर रोका भी जा सकता है? कोई रोकना चाहता नहीं ना, वॉर तो धंधा है। हाँ, बिजनेस है, इससे इकोनॉमी। और बेचारा SIP करने वाला परेशान है यहाँ पे, आप धंधा कर रहे हो भाई, हमारा तो मंदा हो गया। वो तो ऐसे तो लोग कहते हैं डार्क वेब रोका क्यों नहीं जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी क्यों नहीं जा सकती, बच्चों के संग अपराध क्यों नहीं रोके जा सकते। हर व्यक्ति को दुखी होता है ना, जानवरों के संग अपराध क्यों नहीं रोके जा सकते। कुछ नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो धंधा है। और जब तक वो बिजनेस है, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो उसको इग्नोर करती रहेगी। वरना 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड। यदि सारे ह्यूमंस इतने ही ह्यूमन होते तो 1 सेकंड का कॉल लेना, बात खत्म, सॉल्व हो गई, पर नहीं होती। करेक्ट। एक आध क्वेश्चन और है मेरे पास। जैसे अब क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रैक करके, अटैक करके उनको एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने, अभी भी इजराइल के पास इंफॉर्मेशन होगी, रियल लाइफ मतलब लाइव फीड होगी, हैक किया होगा, और अगर किया है तो क्या ईरान ने उसका काउंटर भी रेडी किया होगा? नहीं, अभी तब तो नहीं होगी। देखिए, जैसी चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं तो फिक्सेस शुरू हो जाते हैं। कई सारी चीज़ें इतनी इमीडिएट काउंटर होते हैं, तो आई एम श्योर कि रूट कॉज एनालिसिस तो डेफिनेटली किया होगा ईरान ने, और उसी वजह से ये सारी थेरीज बाहर आ रही हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ थी, ऐसे कैसे हुआ ये ऑपरेशन। और जैसे ही रूट कॉज मिलता है तो फिक्स होना शुरू हो जाता है कि ये कारण थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैक हो, चाहे वो ऑपरेशनल डिफेंस आर्मी का हो, रूट को RCA हमेशा होता है। तो ईरान ने अब तक RCA करके सब फिक्स कर दिया होगा। अभी दूसरा तरीका ढूंढेंगे, तो हर बार सेम तरीका तो कभी यूज़ नहीं होता। हमारा जो बिजली का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है अलग अलग शहरों में और पूरे देश में, वो क्या डिजिटली कंट्रोल किया जाता है? और अगर किया जाता है तो उसको हैक करके तो पूरे शहर की बिजली बंद भी की जा सकती है? कभी अटेम्प्ट हुआ है? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुंबई पावर ग्रिड हैक हुआ था। हाँ, चाइना ने अटैक किया और पूरी मुंबई की बिजली चली गई, और उसके बाद फिक्स हुआ, रूट कॉज एनालिसिस हुआ, महाराष्ट्र साइबर ने बताया कि ये चाइनीज़ अटैक था। आप थे उसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व नहीं था, बट आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल दोज आर इन्वेस्टिगेटिंग। ओके। और उस समय ब्रजेश सिंह जी थे, IPS ऑफिसर हैं, जो वो महाराष्ट्र साइबर हेड करते थे। तो मेरी उनसे 1-2 बार डिस्कशन भी हुई इस बारे में। तो ये चीज़ हो सकती है, पहली चीज़ तो हम ये मान लें। और ये यूक्रेन में भी हुआ, रशिया ने अटैक किया 2 बार जब उनकी बिजली चली गई क्रिसमस के टाइम पर। और वहाँ तो बिजली इतनी क्रिटिकल है कि यदि बिजली चली जाए तो हीटिंग सिस्टम बंद हो जाता है और ठंड में तो आदमी मर जाएगा।
तो उनके लिए तो जानलेवा होता है यदि बिजली चली गई। पर बस सारे ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, ट्रेन से लेकर हर चीज़ बिजली से चल रही है उनके यहाँ। तो सबसे ज़्यादा यदि आप रैंकिंग वाइज देखेंगे किसी देश में, तो जो सबसे खतरनाक अटैक हो सकते हैं उसमें बिजली सबसे पहला है। ओके, उसके बाद आता है टेलीकॉम नेटवर्क, यदि पावर, टेलीकम्युनिकेशन, फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ओके, और फिर बाकी हेल्थ केयर और सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। तो ये इनकी अब सिक्योरिटी प्रोविजन के लिए पूरा एक नई पॉलिसी बनाई गई है इंडिया में, ओके, और उनको अपग्रेड किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली में एक स्टेट के अभी क्या हो गया, हम सबके यहाँ डिजिटल मीटर लग गए, और ये डिजिटल मीटर एक ग्रिड से कनेक्टेड है और उसके बाद एक सर्वर से कनेक्टेड है, और उनको फीड करना, अपडेट करना, रोकना, बंद करना, ये सब एक कंट्रोल रूम के थ्रू होता है। अधिकतर स्टेट में हो गया। अब वो जो कंट्रोल रूम है, मैं उनके एक हेड के संग बात कर रहा था, एक स्टेट के, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी क्या हुआ कि चूंकि ट्रायल फेज में था तो हमारे लोग ट्रेन नहीं थे, तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने गलती से कोई कमांड डाला और पूरा एरिया की बिजली चली गई, ऐसा हुआ। अच्छा, और पता पड़ा कि यहाँ से हुआ। तो मैंने कहा सर यदि एक्सपोज्ड कमांड है तो रिस्क है। बोले हाँ है ये अभी, लेकिन हम लोग इसको अब धीरे धीरे फिक्स कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जब इवॉल्व होती है कोई सिस्टम, तो ऐसी होती है वल्नरेबिलिटीज, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स में नॉट कम इन पब्लिक ऑल्सो, क्योंकि उनको पता होता है कि ये पैनिक हो जाएंगे नहीं तो। सही बात है। सो एंड इट कैन बी फिक्स्ड इजीली, बट द रिस्क इज ऑलवेज देयर। सो पावर, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और डिफेंस वगैरह भी ऑब्वियसली नीचे उसमें आता है, बट ये तीन इमीडिएटली, क्योंकि ये सीधा आम जनता से रिलेटेड है और बिल्कुल बिल्कुल हिल जाएंगे वो लोग। तो बाकी के देशों में वही है ना कि पावर जाती है तो वो लोग तुरंत ग्रिड पे फ़ोन करते हैं या सेंटर पे फ़ोन करते हैं। एक्चुअली वहाँ पावर जाती नहीं है। हाँ। मैं आपको जितने देशों में मैं ट्रैवल किया हूँ, हाँ। जब मैंने उनसे कहा कि जैसे हमारे यहाँ तो बैकअप के लिए कुछ कुछ होता है, हाँ। तो मैंने कहा कि यार आपके यहाँ कभी क्योंकि सब कुछ बिजली पे है, मतलब आप सोचिए कि हम उनका हीटर नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अंदर जो वॉल्स हैं वो इलेक्ट्रिक पानी का वो फ्लो करते हैं, शायद वास्प कुछ है, उससे पूरा हीटिंग सिस्टम होता है। फिनलैंड है, जैसे फिनलैंड रहा मैं, या जितने भी फ्रांस के जो ठंडे एरियाज हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग ऐसे चौंके कि बिजली कैसे जा सकती है। मतलब उनका रिएक्शन था कि ये क्या बात हुई, ये क्या हुई, इट्स लाइक कि आप मर गए ये कैसे हो सकता है। मतलब एग्जैक्टली ये था। बोले कभी नहीं गई हमारे यहाँ बिजली, जाके कहाँ चली जाएगी, मतलब इट्स लाइक दैट। तभी वहाँ मच्छरदानी भी नहीं बिकती। हाँ, कि छत पे तो जाना नहीं मैंने पड़ता। कहा यार कमाल है। बोले हमारे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिजली चली जाए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप सिस्टम से। कैसे? क्योंकि दे हैव सो वेल, मतलब बैकड अप सिस्टम्स, और एनर्जी जीरो का टॉलरेंस पॉलिसी है। हाँ, जीरो टॉलरेंस, जिसकी एनर्जी के इतने मल्टीपल सोर्सेस है। पहले तो जो ग्रीन एनर्जी है वो इतनी होगी। जैसे आप यदि डेनमार्क में था मैं, तो वहाँ पर पूरे समुद्र के बीच में, क्योंकि पूरा समुद्री एरिया हाँ, वो जो पवन चक्की चलती है ना, हाँ जी, उनसे बिजली बनती थी, और वो चलती रहती हैं, और उनसे वो ग्रिड में आती है। तो मैंने उनसे पूछा ये इस बिजली का इस्तेमाल क्या होता है। बोले ये बैकअप है, जो हमारा मेन है सिस्टम, उसके बैकअप सिस्टम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी में भी लोग इतना आगे जा चुके हैं कि उनके लिए वो एक चैलेंज। पर कंजम्पशन भी बहुत कम है ना सर, मतलब कंजम्पशन है, जैसे अब इलेक्ट्रिक कार्स हैं। 6 मिलियन लोग हैं डेनमार्क में, हाँ, 60 लाख लोग। एग्जैक्टली, ठीक है, मेरे को लगता है 2 वीकेंड मिलाओगे तो इतना DLF मॉल ऑफ इंडिया में लोग आ जाते होंगे डेफिनेटली। तो कैसे, मतलब आजमगढ़ में जब त्रिवेणी जी SSP थे तो एक मैंने डेनमार्क में था, उससे मैंने वो कॉल लगाया, मैंने कहा डेनमार्क से आजमगढ़, अच्छा इंटरेस्टिंग। तुम्हारी बात चल रही थी, तो बोले कि कितने लोग हैं तुम्हारे देश में तुम्हारे देश में मैंने कहा सर 55 लाख की पॉपुलेशन। कहते इतने तो आजमगढ़ में 60 लाख तो बोले मैं तो एक देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उतना टेंशन है मुझे, इट्स लाइक दैट। और आते थे हर दिन, बोले यदि किसी दिन मर्डर ना हुआ हो तो ऐसा लगता है कि आज बड़ा कंट्रोल है मामला। तो है, इंडिया है, और इसीलिए इसके चैलेंजेस दुनिया भर से अलग हैं। क्योंकि बाहर क्या बिजली जाती है तो लोग फ़ोन करते हैं, अगर कभी चली भी गई सरकार हिल जाती है, यहाँ पे बिजली जाती है तो आदमी बाजू वाले का देखता है इसकी भी गई है या मेरी गई है खाली। हमारा पूरा कल्चर छत पे सोने का, और पूरा सोशल, दोपहर जब खत्म हो रही थी, शाम आती थी, तो हाँ। पहले 2 बाल्टी पानी मार के छत से गर्मी हटाओ, फिर मच्छरदानी लाओ, फिर 2 पंखे इधर उधर, फिर 12 दरी बिछाओ,
फिर 18 लोग ऐसे सोए हुए हैं, है ना, सोचिए। लात मार के देखना पड़ता था कौन किसका बच्चा किधर सोया हुआ है, चलो मौसी बुला रही हैं, तुम घर जाना है, तो बट ठीक है, आई थिंक बट जो पूरा जो मेन जो टेक अवे था इस पॉडकास्ट से, मेन जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि साइबर सिक्योरिटी में भारत अब टॉप 6 देशों में आ गया है दुनिया के, और ये हमारे लिए जो लोग पॉसिबल कर रहे हैं, जो अननोन वॉरियर्स हैं, जो हीरोज़ हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं हम। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो हम सब कृतज्ञ हैं, और आप भी उनमें से एक हैं जो एटलीस्ट आके ऐसे लोगों को ऑफिशियली तो नहीं बट एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच अमित भाई, थैंक यू सो मच। आगे भी बात होगी और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सुरक्षा के लिए क्या बोलें जाते जाते कुछ 30 सेकेंड्स में, क्या करना चाहिए जनता को? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप जानते हैं तो आप सेफ हैं, तो आपकी जो यात्रा है जो इस वीडियो के थ्रू हो सकती है, ये आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको पता है, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी सोशल सर्विस नहीं होगी। क्योंकि यदि वो जानते हैं फिर वो कुछ भी कर रहे हैं वो सेफ है। एक सिक्स सेंस आपका डेवलप हो जाएगा कि डेटा प्रिवेसी के लिए कैसे ध्यान रखना है। और हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत कुछ डिस्कस किया था कि डेटा कैसे चेक कर सकते हैं आप। तो वो सारी चीज़ें यदि आपको पता है देन यू आर सेफ इनफ कि कोई आपको इतनी आसानी से ना तो लूट पाएगा ना बेवकूफ़ बना पाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ था, प्लीज़ आई बटन पे हो सकता है वो लिंक दिख रहा हो, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा उस पॉडकास्ट का, प्रीवियस पॉडकास्ट जो अमित दुबे जी के साथ हमने किया है उसको देखिएगा। मेरा सवाल था उसमें कि कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो पब्लिक में आ जाती हैं और आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी जान तक जाने का रिस्क होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करें? तो उनका आंसर बड़ा अमेजिंग था कि जो चीज़ आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते लोगों को, उसे आप प्राइवेट में भी अपने फ़ोन में मत रखिए। सो दैट्स द बेस्ट वे। तो अगर आपको लगता है यार ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, तो वो प्राइवेट में भी नहीं होनी चाहिए, तो उसका रिस्क ज़ीरो हो जाएगा फिर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई सवाल होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और स्पॉटिफाई पे भी हमारा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। जय हिंद।